Welcome everyone. Welcome to ToughCons Swanirman talk show with ToughCons every Thursday at 4 p.m. with the tea, of course. Welcome and thank you for tuning in. कल का दिन बहुत ही थोड़ा डरावना था पूरे मुंबई के लिए, कंसिडरिंग जो साइक्लोन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट लकीली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ मुंबई में एंड एवरीवन इज सेफ टुडे. So that is why I'm really glad to see all of you back for our talk show today. आज का जो talk show है, that is another very important talk show for all the viewers because आज हम बात करेंगे regarding self redevelopment and आज का topic होगा regarding self redevelopment loan policy. और जितना खास आज का हमारा topic है उतने ही खास आज के हमारे पैनलिस्ट है, वो है मुंबई बैंक सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल के ऑफिशियल्स. हमारे साथ है आज मिस्टर उदय दलवी जी, डेप्यूटी मैनेजर इन मुंबई बैंक, एंड ऑल्सो थोड़े ही देर में ट्यून इन होने वाले हैं प्रसन्ना कोराले जी. ही इज अ मैनेजर इन द सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल मुंबई बैंक. तो आज हमारे जो भी सवाल है, इनफैक्ट आज आपके जो भी सवाल है सेल्फ रीडेवलपमेंट से लेके, वो हम सारे कवर करेंगे और सीधा हम पूछेंगे बैंक के ऑफिशियल्स को ही. तो टुडे यू आर गोइंग टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. सो also I would like to introduce our other panelist और आज के हमारे मॉडरेटर मिस्टर क्षितिज वेदक जी. ही इज द डायरेक्टर इन स्वयं गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड एंड वो खुद टफकॉन स्वनिर्माण के साथ मुंबई बैंक के साथ एम्पैनल्ड है एंड वी आर ऑल्सो टुगेदर इन द कोर कमिटी. तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बना है इनके साथ. हमारे कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर जयंत गायतोंडे. देयर इज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टफकॉन स्वनिर्माण मिस्टर नयन डेडिया. एंड मुझे तो आप सब पहचानते हैं ही, हम हर थर्सडे को मिलते हैं. आई एम नुपुर गायतोंडे, डायरेक्टर इन टफकॉन्स. तो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर दैट आप सब ट्यून इन हुए हैं तो प्लीज लाइक आवर वीडियो. हमारा जो वीडियो है आप लाइक कीजिए. अगर आप फेसबुक पे है या यूट्यूब पे है, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड इसे शेयर कीजिए, क्योंकि व्हेन यू शेयर इट यू विल शेयर द नॉलेज जो आज हम आपको देंगे, वो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ उसे शेयर कर पाएंगे. तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर जयंत गायतोंडे कि वो हमारे जो पैनलिस्ट है उनको वेलकम करे एंड आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाए. हेलो, सभी को स्वागत है. सभी पैनलिस्ट, संजय जी, संजय शाह, आपको भी. और अभी उदय दलवी के बारे में हमको थोड़ा सा बताने का था. सी वॉट एवर नुपुर ने बताया, लेकिन उदय दलवी जी और बैंक के चेयरमैन प्रवीण दरेकर जी, एमएलए प्रवीण दरेकर जी, दोनों ने मिलके ये सेल्फ रिडेवलपमेंट का ये चीज है ना, ये इतना उसका पब्लिसिटी दिया तो उसके वजह से बहुत सारे सोसाइटी लोगों को रिलीफ मिला. कुछ ना कुछ हमारे पास ऑप्शन है. बिल्डर लोग सब जगह पे फेल हो रहे हैं, इतना सब प्रोजेक्ट्स लटक रहे हैं, उसके लिए इनको इनके वजह से कुछ आशावाद उनका इसमें पैदा हो गया. एक संक्षिप्त में एक उदय दलवी के बारे में बोलना ये है कि उन्होंने अभी तक कम से कम 1000 से 1500 मीटिंग्स किया होगा सोसाइटी के साथ. सोसाइटी में जाके और प्लस ऑफिस में, जो मुंबई बैंक का हेड ऑफिस में ये बैठते हैं, वहां पर इनका कैबिन में हमने बहुत कम देखा है. हमेशा है ना वो कॉन्फ्रेंस हॉल में या ऑडिटोरियम में देखते हैं, क्योंकि सोसाइटीज वेट करते रहते हैं उनके लिए और एक के बाद एक इनका मीटिंग रहता है. दूसरा खासियत मीन्स ये कभी भी यही कूल माइंडेड में सबको समझाते हैं, सभी सोसाइटी वालों को समझाते हैं. ये बहुत डिफिकल्ट काम है. अभी उदय दलवी जी, हमको एक आपको पूछना था मुझे कि ये जो आप हम लोग मुंबई बैंक लोन देती है, कितना कंसेंट चाहिए इसके लिए, कि मिनिमम कितना लोगों ने कंसेंट दिया तो ये आगे बढ़ सकते हैं, आप लोन का दे सकते हैं. अभी माडा में कैसे सेक्शन 95 में अगर मेजोरिटी ने ओके किया और माइनॉरिटी नहीं आया तो कोर्ट उसको एविक्ट करते हैं. वैसे ही 79 अभी लास्ट जुलाई में जब भी आया था 79 का अमेंडमेंट, तभी उसमें भी माइनॉरिटी 51% करके बोला है. वो हिसाब से मुंबई बैंक का कैसा है, वो जरा बोलेंगे तो अच्छा होता था सोसाइटी के लिए. So first of all, I would like to thank Tufcon Nirman for organizing this webinar to update all viewers and those societies who are already in the process of a self-development. Well, definitely thanks to Tufcon Nirman for organizing this webinar. और सभी viewers को भी मैं स्वागत करता हूँ, जो आज लोग जिस उम्मीद से और आज लोग आप जुड़े हो इस सेमिनार में. So
होप कि मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश डेफिनेटली करूंगा कि आपको सेल्फ के बारे में जो कोई डिफिकल्टीज है, जो कोई डाउट्स है, वो आप आज मुझे पूछ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसीलिए हर एक को ये प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम बाउंड में हमें प्रोग्राम करना है। सो उसका भी सब हम ध्यान रखें और आगे चले। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप आप सभी लोग अपने अपने घर में सेफ है। कल का साइक्लोन का इम्पैक्ट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग सेफ रहे उसमें, और घर में सेफ रहने की आदत हमें पोस्ट कोविड-19 ने ऑलरेडी डाली है, तो वैसे भी हम लोग बहुत आदत हो चुकी थी अभी इस 2 महीने में। सो होप ऑल आर गुड। सो आपका जो पहला सवाल है कि कंसेंट के बारे में, बेशक पहले 100% कंसेंट की प्रोविजन थी कि 100% कंसेंट होना जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि बैंक जब फंड करती है तो कल कोई मेंबर्स उठकर कुछ ऑब्जेक्ट ना करे, इसीलिए बैंक 100% कंसेंट की प्रोविजन बैंक ने अपनी पॉलिसी में की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि आपका सेल्फ में खुद का प्रोजेक्ट है, तो आपकी खुद की सबकी सहमति होना इसीलिए बहुत जरूरी है। बट इस दौरान हम लोगों ने देखा कि कई सारी सोसाइटीज में ऐसे भी कोई मेंबर्स थे कि जिनको इंटेंशनली ये प्रोसेस इंटरप्ट करना चाहते थे, उनके कुछ अलग इंटरेस्ट हो गया, जो कुछ भी रीजन होगा। तो कई सारी सोसाइटीज ने सजेशंस किए कि ये प्रोसेस हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी 100% की आपकी प्रोविजन है। इसका एग्जैक्टली बेनिफिट से नॉन कोऑपरेटिव जो मेंबर्स होते हैं वो इसका बेनिफिट लेते थे। तो इसीलिए हमने इस चीज को देखा, कई सारी सोसाइटी के सजेशंस आए हमारे पैनल पे, जैसे तफकान भी है हमारे पैनल पर, सभी लोगों ने हमें सजेशंस दिए और सजेशंस के अनुसार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सुधार किया 18 मार्च 2019 में। और जो स्ट्रिक्ट 100% कंसेंट की जो प्रोविजन थी, इसमें थोड़ा सा हमने रिलैक्सेशन किया है और 75% कंसेंट के ऊपर अब सोसाइटी को बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कॉल होगा केस टू केस बेसिस के ऊपर। So they will get at least a pre-sanction on the basis of a 75% consent, so that they can move ahead for the IOD and other processes as mentioned in our policy. And before taking a first drawal, उन्हें 100% consent comply करना है। So on an average IOD या IOA मिलने के लिए on an average 6 month का जो पीरियड है, तो आज की तारीख से अगर हम रिजोल्यूशन पास करके 75% कंसेंट में आगे मूव कर सकते हैं, उस दौरान अगर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स है, तो इवन सोसाइटी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, जिसका 2-3-4 महीने में हमें कंफर्टेबली सोसाइटी के फेवर में ये डिसीजन कोर्ट के जरिए दिए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए भी हम। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, हर एक सोसाइटी के मेंबर्स को समझे। सो ऑन द बेसिस ऑफ 75% कंसेंट आपको केस टू केस बेसिस के ऊपर अप्रूवल होगा, बट बिफोर टेकिंग अ फर्स्ट ड्रॉवल आपको 100% कंसेंट लेना है। Thank you. Great, Uday ji, that's very nice and I think मेरे ख्याल से लोगों को जो बहुत कठिनाई पहला पड़ाव क्लियर करने में ही होती थी, as rightly said कि हमारे पास 100% कंसेंट नहीं तो सेल्फ डेवलपमेंट में जा ही नहीं सकते। तो वो आपके ये निर्णय, बैंक के निर्णय के कारण बहुत ही थिंग्स विल बी मच इजियर, थिंग्स विल बी मच रादर लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लोगों का ऑलवेज एक ये रहता है कि पहला कोई, आई एम श्योर आपने इतने सोसाइटीज के मीटिंग में कि हमको ये प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा बैंक के लोन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो 75% कंसेंट आने के बाद अगर प्री अप्रूवल हाथ में है, तो ये जो बाकी के जो लोग हैं जिनका ये यानी जिनको ये बहुत डर लगा रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर होके मेरे ख्याल से आगे सब उनका प्रोसेस कंप्लीट करने में बहुत इजी जाएगा। एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम केसेस जिसमें 100 पहले 75 से चालू होके 80 से 90 से लेके बाद में 100% तक भी पहुंचे हैं। अभी आगे का दूसरा सवाल आपके लिए ऐसा है कि मुंबई बैंक, बिकॉज सेल्फ रीडेवलपमेंट ये जो प्रोसेस है या रीडेवलपमेंट ये प्रोसेस जो अभी चल रहा है, उसमें मुंबई में तो काम ही काम है, बिकॉज मुंबई वाज अ सिटी व्हिच वाज डेवलप्ड पर्टिकुलरली वे बैक इन 60s 50s और 60s में और 70s में। तो ऑलमोस्ट सब बिल्डिंग जो है उनको वो पीरियड में जो कंस्ट्रक्ट किए उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में तो जाना ही जाना पड़ेगा। अभी आपका जो कार्य क्षेत्र है मुंबई बैंक का, ये सिर्फ
मुंबई रीजन के लिए सीमित है कि बाजू में जैसे ठाणा है या इवन नवी मुंबई है, जिसकी भी जो डेवलपमेंट है आपको मालूम होगी 70s और 80s में नवी मुंबई की हुई थी, या ठाणा में भी डेवलपमेंट वाज अगेन सिमिलर टू मुंबई वो टाइम पे हुई थी। तो उधर के इसमें इलाके में आप वो जो सोसाइटीज आती है उनको आप लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? गुड क्वेश्चन। हर डिस्ट्रिक्ट बैंक का एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, which is taking a very much care of all their member societies, housing, credit societies, and many all. So being a Mumbai district bank, our jurisdiction is up to Mumbai only. So say for example, for वेस्टर्न सबब में दहिसर तक सीमित है और सेंट्रल सबब में मुलुंड तक सीमित है। सो मुंबई जुरिस्डिक्शन है हमारा। सो मुंबई में जो प्रोजेक्ट है उसे बैंक फंडिंग कर सकती है, नॉट ठाणा एंड ऑल। फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर। एंड आई थिंक दर्शकों को ये क्लियर हुआ होगा कि मुंबई बैंक के पास आपको आना है तो मुंबई में ही आपका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए टिल दहिसर एंड ऑन दिस साइड टिल मुलुंड फॉर दैट मैटर। आगे आपको हमको ये पूछना था कि ये जो फाइनेंस है जो आप बैंक से हमको लेना है, उसके लिए एग्जैक्टली सोसाइटी को क्या मॉर्गेज करना है आपको? यस, यहाँ पर सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब लोगों को ध्यान में रखना है कि सोसाइटी को बैंक की मेंबरशिप लेनी है 1000 रुपीज के शेयर्स के अनुसार, विच इज मैंडेटरी एज पर बाय लॉज ऑल्सो। ये मेंबर सोसाइटी ही एक बार मेंबरशिप लेने के बाद सोसाइटी बिकम अ जॉइंट ओनर ऑफ दिस बैंक बीइंग ए शेयर होल्डर, फिर उनको प्रिविलेज बनते हैं। सो यहाँ पर सोसाइटी बैंक की मेंबर होती है। मेंबर होने के बाद ये लोन सोसाइटी के नाम पर या सोसाइटी को डिसबर्स किया। सो बोरोवर इज अ सोसाइटी। सो लोन एग्रीमेंट executed between a bank and housing societies. So authorized office bearers, they will sign on behalf of a society. So society being a borrower, so borrower की property क्या है? So convey हुआ हुआ land, conveyed land. Yes. So ये land mortgage रखा जाएगा। And similarly, जो proposed building होगी, उस proposed building में जो sellable components है, ये सेलेबल कंपोनेंट्स बैंक के पास मॉर्गेज। सो नॉट एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्लैट, यहाँ पर एग्जिस्टिंग मेंबर्स के फ्लैट मॉर्गेज नहीं रहेंगे। इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड और मैं जवाब देना चाहूंगा। कई बार कंफ्यूजन लोगों को होता है कि हम लोगों ने फ्री एरिया लिया है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर मान लिया 500 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है और सोसाइटी ने डिसाइड किया कि 30% हम फ्री एरिया लेना चाहते हैं, हमारी फिजिबिलिटी अलाउ करती है। सो आपका फ्री एरिया होगा 500 एग्जिस्टिंग प्लस 30% यानी 150 स्क्वायर फीट, टोटल 650 स्क्वायर फीट के आपकी फ्लैट फ्री हो गए। और जो रिमेनिंग सेलेबल एरिया होगा, सो वो सेलेबल एरिया ही बैंक के पास मॉर्गेज होगा। ओके, दैट्स सो नाइस। दैट्स आई थिंक जो साइक्लोन की वजह से मुंबई के ऊपर बहुत से क्लाउड्स आके जो थे, वैसे ही लोगों के मन में सिमिलर क्लाउड्स थे अबाउट कौन सी एरिया एग्जैक्टली मॉर्गेज की जाती है। तो आपने एकदम परफेक्टली उसका आंसर देके आपने लोगों का संभ्रम दूर किया हुआ है। अभी मुझे आगे आपको पूछना है सर कि नॉर्मली सोसाइटी का प्लॉट का टाइटल या लीगल टाइटल जो हम बोलते हैं, ये एग्जैक्टली बैंक की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में? टाइटल में बहुत से अलग अलग प्रकार के प्लॉट्स है, जैसे म्हाडा के है जो लीज्ड है या कोई है फ्री होल्ड है, तो वो हिसाब से आपके हिसाब से एज ऑफ टुडे हम जो फ्री होल्ड लैंड है उन्हें इस पॉलिसी के तहत हमने कवर किया है। म्हाडा के प्लॉट के ऊपर जो है उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। और कलेक्टर लैंड, सो कलेक्टर लैंड उनके लिए एनओसी देते हैं। म्हाडा लीज मॉर्गेज कराने के लिए एनओसी देता है। और सोसाइटी जो फ्री होल्ड सोसाइटीज है वो तो ले ही सकते हैं अपना प्लॉट मॉर्गेज का। सो इनके एनओसी के बेसिस के ऊपर हम लोग इन्हें लोन डिसबर्स करते हैं, सैंक्शन करते हैं। और जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स है जो बम्बई में, जैसे शिवाजी पार्क है, विले पार्ले है, अंधेरी है,
या बोरीवली में भी है, तो उसमें जो MCGM ने भी लीज आउट किए हुए प्लॉट्स है और उसके ऊपर अगर सोसाइटी होती है तो उसको आप ये करेंगे, कंसीडर करेंगे? एग्जैक्टली ऐसे भी कई सारी सोसाइटीज है। इवन कुछ सेंट्रल सबब से सोसाइटीज आई थी, सिटी साइड से भी कई सोसाइटीज आई थी जो BMC लैंड के ऊपर है और BMC के लीज पर है। सो लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 months AMC से हमारी मीटिंग हुई है। ये प्रस्ताव MC के पास भी गया है, हमारा करस्पॉन्डेंस चल रहा है। वहां पर थोड़ा सा हर्डल है, तो जिसके ऊपर हमारे डिस्कशन चल रहे हैं, तो हमने कुछ लेटर्स भी दिए, उसके रिप्लाई की हम राह देख रहे हैं। तो ये हम कोशिश में एज ऑफ टुडे BMC लीज को हम लोग एज ऑफ टुडे हम नहीं दे रहे, बट इसके ऊपर डेफिनेटली चर्चा हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से। आई एम श्योर आप लोगों का ये जो मिशन है और जिस हिसाब से आप स्पेशली योरसेल्फ एज वेल एज द बैंक्स चेयरमैन और बाकी भी बोर्ड मेंबर्स जो है, जिस प्रकार से ये मुंबई में रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पीछे लगे हैं, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल थिंग इवन इन द MCGM एंड आगे चल के वो भी होएगा। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। मैं यहाँ पर एक मैं चीज आपको स्पेसिफिक कहना चाहूंगा कि ये जो सब मैं कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर बैंक के चेयरमैन मिस्टर प्रवीण दरेकर और हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने 2 साल से इशू बहुत सीरियसली लिया है और हम चाहते हैं कि सब सोसाइटी सेल्फ में जाए। एज फार एज पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि इसे एकोमोडेट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थैंक करना होगा और प्रवीण दरेकर जी ने जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है उसके लिए वाकई ही उनके आज सपोर्ट्स होने की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। और जितने सोसाइटीज है फिर वो BMC के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, हम लोग कोशिश बहुत जोरों से कर रहे हैं। तो फुल्ली देखते कोशिश करना तो हमारा काम है और फॉर्चुनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काफी अच्छा सहयोग इन्हें दिया है और मेंबर सोसाइटीज है तो उनको उनके प्रिविलेज दिलाना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू। मुंबई बैंक शिखर बैंक होने के कारण और मेरे ख्याल से अभी इस क्षेत्र में सेल्फ डेवलपमेंट फाइनेंस में एकमात्र बैंक है जो ये प्रोजेक्ट्स एंटरटेन कर रही है। लेकिन बहुत से टाइम लोगों के मन में, या लोग ऐसे बोलते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन होता नहीं है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। तो वो हिसाब से कैन यू ब्रीफ अप सेइंग दैट कि टोटल अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास आए थे या कितने प्रोजेक्ट्स आपने सैंक्शन हुए हैं या प्री अप्रूवल हुए हैं या कितने डिसबर्स हुए, इसके ऊपर अगर आप लोगों को जानकारी दें तो लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टू टेक अ डिसीजन टू गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। देखिए अब ये जो प्रोसेस बैंक की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, सो मोर देन 1000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने हमें इनवाइट किया है, जानकारी लेने के लिए हेड ऑफिस में आते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक से अप्रोच हुए वो कन्विंस हुए हैं। सिर्फ कई जगह किसी के कुछ लीगल इश्यूज है और इंटरनल कुछ इश्यूज है, वो सेट आउट करके वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स एन प्रोसेस। सो एज ऑफ टुडे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1350 करोड़ के टोटल 32 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन और प्री सैंक्शन किया है और उसके बावजूद आगे चलकर एक 4 महीने में हमें और कई सारे प्रपोजल्स आए हैं। राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेट एक 800 नया टोटल 2200 के आसपास अभी हमारे पास प्रपोजल्स आए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1350 करोड़ के ऑलरेडी सैंक्शंस प्री सैंक्शंस कराए हैं। उसमें फाइनल अप्रूवल किए हुए हैं वो 38 करोड़ के है। 38 करोड़ में से ऑलमोस्ट 18 करोड़ डिस्बर्स हो चुका है। और अब एक सोसाइटी है जिनको हमने रिसेंटली 20 करोड़ की अप्रूवल दी है और वो जस्ट बिल्डिंग भी डिमोलिश की है उन्होंने। तो इस कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रोसेस रुक गया है। और सिमिलरली और 4 बिल्डिंग्स ऐसे हैं वो भी डिमोलिश्ड हो चुके हैं, उनके भी फाइनल अप्रूवल के लिए आए हैं। सो अब फाइनल अप्रूवल के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ आए हैं। 38 करोड़ ऑलरेडी फाइनली अप्रूव हुए। और कई सोसाइटीज है जो हमने स्टैटिस्टिक देखा है उसमें और करीबन 225 करोड़ के
वो फाइनल स्टेज में है, ये शायद जून एंड तक उनकी भी आईओडी आ जाएगी। अच्छा। सो रफली हम पकड़े कि 2200 के टोटल प्रोजेक्ट में हम लोग ने 38 करोड़ फाइनल अप्रूवल दिया है। 100 करोड़ के अब आए प्रोजेक्ट आईओडी लेकर आए हैं, और एक 2 महीने में शायद और 150-200 करोड़ के, यानी ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ के तो विद आईओडी ओके, प्रोजेक्ट बैंक के पास आ जाएंगे। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि सिर्फ प्रोपोगंडा हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, बट आई थिंक द फिगर्स व्हिच हैव कम आउट फ्रॉम यू, आपके पास से मिले हैं, इससे बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। वील नाउ आस्क नुपुर जी, यू वांटेड टू आस्क उदय जी अबाउट सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस बैंक करती है कि नहीं करती है, जो लोग आपको हाँ। पूछते हैं। यस सर, थैंक यू। दलवी सर, मेनली लोगों का ये बहुत कंसर्न रहता है कि डेवलपर रेंट देता है, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम लोग को रेंट कौन देगा, एंड विल दे हैव टू बेयर इट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट? तो क्या जो रेंट कंपोनेंट है वो भी बैंक फंड करेगी? यस सर, डेफिनेटली। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जब आप वर्कआउट करते हैं तो बैंक ने अपनी पॉलिसी में रेंट भी दिया हुआ है मेंबर्स को। उसके साथ साथ उन्हें शिफ्टिंग चार्जेस की भी प्रोविजन हमने इस लोन में की है। उसके साथ अगर उन्हें सामने ब्रोकरेज देना है रेंटल पर फ्लैट लेने के लिए, तो ब्रोकरेज की प्रोविजन यहाँ पर है। अगर उन्हें डिपॉजिट देना है तो डिपॉजिट की प्रोविजन हमने यहाँ पर की है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड, और वो उनके पैसे एवरी मंथ जो सोसाइटी ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में या प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो इंक्लूड किया होगा अमाउंट, एवरी मंथ उनके अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट, जो सोसाइटी डेट और अमाउंट बैंक को इन्फॉर्म करती है, पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो एवरी मंथ उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने हैं। सिर्फ उनका अकाउंट मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक में इंडिविजुअल मेंबर्स का अकाउंट होना जरूरी है, एक ही साथ सबके अकाउंट में पैसे इकट्ठा हो गए, सो दे कैन विड्रॉ विद एटीएम कार्ड, जहाँ कहीं पर वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो रेंट की प्रोविजन यहाँ पर हमने की रखी है। ओके सर, तो अगेन वंस मोर क्लैरिफाई कि रेंट का प्रोविजन भी है, एंड उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जहाँ पे भी वो रहेंगे उसका भी प्रोविजन बैंक देती है इन द? यस यस यस। ओके ओके सर। जैन सर, आपको भी कुछ पूछना था रिगार्डिंग वन ऑफ द कॉमन क्वेरीज जो हमको सब सोसाइटी मेंबर्स पूछते हैं। हेलो। यस। हाँ, जयंत जी, आप मेरे ख्याल से जो पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम दैट उदय जी, कि मुंबई बैंक ने कुछ ऐसा कुछ टारगेट किया है क्या कि सिर्फ ये पहले साल में हम सिर्फ 500 सोसाइटी को ही देंगे या 200 सोसाइटी को देंगे? वाज द क्वेश्चन व्हिच ही वांटेड टू आस्क, बिकॉज़ दैट हैज बीन, जब भी किधर हम जाते हैं सोसाइटी में, हम प्रेजेंटेशन करते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट का, तो बहुत से बार लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अभी तो इतने, जैसे अभी आपने कहा कि इतने करोड़ रुपए का ऑलरेडी प्री अप्रूवल हुआ है, ये हुआ है, तो अभी तो मुंबई बैंक और कुछ कर नहीं सकती है बिकॉज ऑलरेडी उनके तो हैंड्स फुल है। इज देयर एनी काइंड ऑफ अ टारगेट और इज देयर एनी काइंड ऑफ अ लिमिटेशन आपको कुछ देंगे? इसमें एक हमें ध्यान में रखना चाहिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी को अगर 100 करोड़ बैंक सैंक्शन करती है, तो 100 करोड़ वो एक साथ पैसा नहीं उठाती है, उनको सैंक्शन तो उठाएंगे वो फेज मैनर में। सो एटलीस्ट 18 मंथ्स टू 36 मंथ्स, या अगर हम टेन्योर पकड़ते हैं तो फेज मैनर में पैसा उठाएंगे। दूसरी बात, एज ऑफ टुडे हमारी अप्रोक्सीमेट जो प्रोविजंस है एडवांसेस की, सो ऑलमोस्ट 13 to 1500 के बीच में बैंक ने प्रोविजन कर रखी है। और अब सवाल उठेगा कि ये 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन और प्री सैंक्शन किए हैं और इनकी लिमिट 1300 to 1500 है, पर जैसे मैंने कहा कि ये एक साथ नहीं होता है, बैंक उसको ALM मैनेजमेंट कहते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, उसी तरीके से ये पैसा रोल होते रहता है। सो ये रोल होता है पैसा, कोई उठाते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन में रीपे होता है। सो 2000 करोड़ तक हम कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। बट एक बार आपको फंड सैंक्शन हो गए तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा अरे अब इनकी पैसे खत्म हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए। सो वैसा कभी नहीं होता है। एक बार आपको फंड्स अप्रूव हो गए
तो डेफिनेटली वो पैसा आपको मिलना ही मिलना है। इसकी बैंक की थ्रू आउट वर्किंग चलती रहती है। एक्चुअली हम लोगों ने टारगेट इस मार्च में रखा था ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इनिशियल स्टेज में डिसबर्समेंट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। अदरवाइज इस मार्च के हमारे फिगर्स 80 to 90 करोड़ मिनिमम थे कि डिसबर्समेंट होना है। सो टारगेट अब आगे चलकर थोड़े से पोस्ट कोविड हम फिर से रिवाइज करेंगे और लॉन्गर रन में 1000-1500 का टारगेट हमारा डेफिनेटली होगा year on year. या Okay, that's wonderful, sir. दूसरी एक बात थी कि ओवरऑल बीच में ऐसा बहुत से सोसाइटीज में जब भी हम जाते थे तो लोगों का ये चर्चा चल रही थी कि अभी तो मुंबई बैंक में वापस इलेक्शंस आने वाले हैं, तो फिर ये होगा कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसके बारे में आप, आई थिंक इट वुड बी बेटर यू एक्सप्लेन, और लोगों के ऊपर, यानी इट इज अगेन समथिंग लाइक साइक्लोन आने वाला है, उसके लिए तो ये होने वाला है, इसलिए हम नहीं ये करें। तो बहुत से लोग जो रहते थे जिनको इसमें सहभागी नहीं होना था, वो बहुत से कुछ चीजें ऐसी हम ये करते थे, बातें करते थे। तो उसके बारे में लोगों को एक, जो लोगों के लिए आप क्लैरिफिकेशन देंगे एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, तो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द होल प्रोसेस। डेफिनेटली जनवरी 2020 में सडनली डिस्ट्रिक्ट बैंकों के इलेक्शंस का प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ था। सो ये थोड़ा ऑल ऑफ सडन हो गया था। सो जनवरी 20, 2 और 3 ऑफ जनवरी 20 प्रोग्राम जब डिक्लेयर हुआ, सो एंटायर प्रोसेस वहां पर रुक गई, सैंक्शनिंग और प्री सैंक्शंस की, और ये चलते चलते जनवरी एंड हो गया, फरवरी में हम पहुंचे, लेकिन तब तक ये इलेक्शन प्रोसेस स्टॉप हो गई और पोस्टपोन हो गई। सो हम लोगों ने फिर से फरवरी एंड या समझिए मार्च फर्स्ट वीक में हमने फिर से शुरुआत किया, क्योंकि कई प्रपोजल्स हमारे पास आज भी है जो नवंबर दिसंबर से आए, जिनका स्क्रूटिनी रिपोर्ट भी रेडी है। और ये प्रोसेस हमने मार्च फर्स्ट वीक में फिर से हमने शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि हमारा एटलीस्ट 80 to 100 करोड़ का डिसबर्समेंट का ये प्लान थे हमारे, बट अनफॉर्चुनेटली जब प्रोसेस हमने फिर से शुरू की बड़ी जोरों से, कई सारे प्रपोजल जो नवंबर दिसंबर से पेंडिंग थे, उनके फोन आते थे, ऑफिस बेल्स मिलने को आते थे। तो ये जब प्रोसेस हमने स्पीड अप की तो कोविड इश्यू आ गया और 24 मार्च से एंटायर प्रोसेस फिर स्टक हो गया। लेकिन फिर भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। या ऐसे कुछ भी हालात आते हैं तो इससे हम और भी आगे सीख लेके हम आगे चलते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने ये 2 महीने का पीरियड, इसमें बहुत सारी स्टडी करने का मौका भी हमें मिला, और इसके आगे पोस्ट कोविड मुझे उम्मीद है कि शायद और जोर से हम लोग इस काम में लगेंगे, और जितने भी पेंडिंग प्रपोजल्स है, ऑलमोस्ट 20-22 प्रपोजल्स पेंडिंग प्रपोजल्स है, हमने प्लान किया है कि 2 मीटिंग में जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, सो इन अ मंथ और 2 हम लोग ये टोटल फिर वो प्री सैंक्शंस हो या फाइनल अप्रूवल हो, क्योंकि हमारे सर पर भी वो टेंशन है कि ऑलरेडी 4 बिल्डिंग डिमोलिश हो चुके हैं। फॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ फंड्स रेज किए थे जिसके जरिए वो मैनेज कर रहे हैं मार्च से। सो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, सो डेफिनेटली हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, एंड मंथ ऑफ 2 हम लोग डेफिनेटली ऑल फिगर्स कर देंगे, इतना उम्मीद है। सो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और डरने की कोई जरूरत, क्योंकि कभी कभी ऐसे आता है कि यार बैंक फंड नहीं दे पाएगी, ऐसा वैसा बहुत सारे हमारे कानों तक पहुंचता है। हमारे भी कई जासूस होते हैं। नहीं, इनफैक्ट अभी एक व्यूअर भी है, उन्होंने ये सेम क्वेश्चन पूछा आपने अभी जो आंसर किया कि इवन ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड विल द बैंक कंसीडर रेंट, बिकॉज वो फिजिबिलिटी में कभी कंसीडर किया नहीं होगा, बिकॉज दिस वाज टोटली सडन फॉर ऑल द पीपल इन मुंबई, तो कंसीडरिंग दैट। नहीं डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। देखो जितनी डिफिकल्टीज आप लोग फेस करते हो, सो इस डिस्ट्रिक्ट बैंक का एक दायित्व है कि आपकी डिफिकल्टीज अगर एक पेरेंट बैंक अपने आप को अगर हम कहलाते हैं, सो हमारा दायित्व है कि इसको भी हम सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट आप और बैंक दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को आपके घर वैकेट करने के बाद घर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वापस घर सेफली आ पाएंगे, टाइमली आ पाएंगे, रादर देन सेफली टाइमली आ पाएंगे, उस तरीके से बैंक को भी एक डर होता है। बैंक भी अकॉर्डिंगली वो रिस्क एनालाइज करती है, उसके ऊपर वर्कआउट करती है। सो बैंक के भी इसमें
एक डर होता है कि अपना भी पैसा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होके टाइमली पैसा अपना विद इंटरेस्ट वापस आए। So, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। अगर हम लोग दोनों साथ में चलते हैं तो कोई भी आपत्ति आती है तो हम साथ में इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो डेवलपर के केस में कभी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 100% डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। So, Uday ji, it is very good to note कि Mumbai Bank being a शिखर बैंक एंड होने के कारण and an institution, so naturally as we always say institution का ऑफर लेकर देते या कुछ ये देते तो it has value. It doesn't matter कि क्या यानी बाकी जो situations change होते रहेंगे, लेकिन at the same time once a bank has given it on their letterhead, it is naturally a word which they will have to honor, and which naturally Mumbai Bank being एक तो शिखर बैंक है और उनके मेंबर्स ही सोसाइटी है, तो उनका काम मेंबर्स के लिए ही काम करना है, जो उनका मेन उद्देश्य है, तो उसके लिए तो नेचुरली आप उनके पीछे खड़े हैं। एंड इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज बंबई में बाकी कोई भी बैंक ये क्षेत्र में नहीं है, और जो आपने आगे आके ये जो स्टेप उठाया है is very very creditable, and I'm sure जो हम सब लोगों ने देखा है कि आप एक इवॉल्विंग पॉलिसी कर रहे हो, क्योंकि नॉट ऑल नन ऑफ अस फॉर दैट मैटर नोज एग्जैक्टली कि चीज ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे ये किया जाए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हर्डल्स आई है उसके ऊपर आप लोगों ने हर टाइम कुछ एक नया सॉल्यूशन निकाला है, जिसके लिए डिस्कशंस के लिए हम सब लोगों को बुलाया है, बाकी तज्ञ लोगों को भी बुलाया है। आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी important thing for the long run of the self redevelopment process. Yes sir, and on that note only I wanted to say one more thing कि बहुत सारे viewers हैं जो late tune in हुए हैं, तो मैं एक और बार introduce करना चाहती हूँ and I want to tell them what is the topic कि आज हमारे साथ मुंबई बैंक के उदय दळवी जी खुद है and he is here to talk and explain us regarding all the details on their self redevelopment policy कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक ये जो एक ही बैंक है ऑल ओवर मुंबई जो सेल्फ रीडेवलपमेंट को बैकिंग दे रही है एंड उनको फंडिंग दे रही है, एंड all you need to know about self redevelopment will be told to us by Mr. Uday Dalvi ji himself, क्योंकि he's there in the सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल ऑफ मुंबई बैंक का जो सेल्फ रीडेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो सेल है उसमें वो है, एंड उन्होंने 1200 से भी ज्यादा सोसाइटीज की मीटिंग्स अटेंड किए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग बैंक का क्या पॉलिसी है। और आज हम बात करेंगे मुंबई बैंक की पॉलिसी के बारे में भी, एंड मुंबई बैंक का आगे जाके आफ्टर द कोविड लॉकडाउन ओपन सिंस 8 तारीख से भी अभी लॉकडाउन फेजेस में ओपन होगा एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ये जब कोविड लॉकडाउन ओपन होगा एंड फिर हम लोग अपना डे टू डे बिजनेसेस में लगेंगे, तभी फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट से लेके इनके क्या विजन है इसके बारे में भी आज हम बात कर रहे हैं। तो सर यू कैन कंटिन्यू नाउ। ऑल्सो प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। वेदक जी के इसमें थोड़ा सा मैं और आगे एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि बीइंग अ पेरेंट बैंक हमारा रोल या हमारा दायित्व है, हम उसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम ये कर रहे हैं आगे काम। वेदक जी ने बहुत राइटली कहा कि कई सारे हर्डल्स आए, उसके बावजूद भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक या उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर एक चीज को ओवरकम करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एक संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ कि जो पहली पॉलिसी रिवीजन हमने की थी वो 14 नवंबर 2014 में की थी। आगे चलकर हमें पता चला कुछ पॉलिसी चेंज हुए, कुछ डिफिकल्टीज सोसाइटीज फेस कर रही है, जो प्रातिनिधिक तौर के ऊपर बहुत जरूरी है कि उसे पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कराना, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 11 अगस्त 2017 में हमने और एक इसे पॉलिसी को रिवाइज किया। सजेशंस ऑब्वियसली हमारे मेंबर सोसाइटीज की आए, हमने उसके ऊपर काम किया हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। आगे चलकर हमें पता चला कि और कई पॉलिसी चेंज हो गई, और भी कई डिफिकल्टीज, जैसे कंसेंट का एक इश्यू है। 18 मार्च 2019 में हम लोग तीसरी बार इस पॉलिसी को रिवाइज किया। सो इसका कहने का मेरा कारण ये है बेसिकली कि बैंक अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा तो रही है कि आपको कोई परेशानियां हो तो हम इसे फैक्टर इन करें, जो प्रातिनिधिक तौर के ऊपर है। केस टू केस बेसिस के ऊपर भी अगर कुछ इनके इश्यूज है तो प्री सैंक्शंस के जरिए हम उन्हें वहीं पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सो जो पता चलना है हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है, फंड दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये हमें बहुत इनिशियल स्टेज में ही पता चलेगा।
सो इस तरीके से बैंक अपना रोल बहुत एफिशिएंटली प्ले कर रही है। सभी व्यूअर्स या ऑफिस बेरर्स या जो कोई भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, सबको मैं एक ही कहूंगा, कई बार लोग पूछते हैं कि इतने फंड्स आएंगे, ये फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, एक ही बैंक है। मैं अपील करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बैंक की मेंबरशिप लेना अकॉर्डिंग टू और बायलॉज मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट बैंक ये फंड्स जो रेज किए हैं या इसके लिए अलग से प्रोविजन कर रखी है, ये फंड्स कहाँ से होते हैं? ये कोई गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेती है, कोई नाबार्ड से रीफाइनेंस नहीं ले, ये बैंक के अपने फंड या अपने मेंबर सोसाइटीज के डिपॉजिट्स है, वही आप लोगों में हम बांटते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार मुझे ऐसे भी अनुभव हुआ है कि सोसाइटीज के डिपॉजिट्स कोई और बैंक में है और मुझे सवाल पूछते हैं कि बैंक के पास इतने फंड्स है क्या, आगे चलकर ये फंड्स अगर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट होगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट बैंक इन्हीं के सोर्सेस आपके डिपॉजिट्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो आप ही के लिए यूज करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में ये पैसा बढ़ता है, जो कुछ प्रॉफिट होता है उसका डिविडेंड के रूप में आप ही के पास आना है। तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो कोई फंड्स होंगे दूसरी बैंकों में आप यहाँ पार्क करें, ताकि मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक की स्ट्रेंथ और बढ़े। और ये 5, 10, 25 लाख आप एफडी रखेंगी, उसके अगेंस्ट आप करोड़ों का लोन बैंक देगी। सो बैंक को अगर स्ट्रेंथन करना है फिनेंशियल, तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप लोग इस बैंक के ओनर है। सो बीइंग आई एम सिंपली एन एम्प्लॉय, मैं यहाँ पर एक सर्वेंट हूँ जो आपको सर्व कर रहा हूँ, बट ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बैंक हमें आखिर तक सर्वाइवल रखना है। तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होना जरूरी है, आपके फंड्स यहाँ होना जरूरी है, और यही फंड्स हम आपके लिए दे रहे हैं। सो कहीं से और से रेस करने की हमें जरूरत नहीं है। सो होपफुली आप जितना इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होंगे, आपके डिपॉजिट्स यहाँ पर रखेंगे, आपके ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होंगे, सो बैंक की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ेगी और आप लोगों को कर्जा देने में बैंक के एक्सपोजर नॉर्म्स भी फिर ग्रेजुअली बढ़ जाएंगे। सो ये सभी से मेरी अपील है कि आप अपने फंड्स यहाँ पर रखें सेफली, कोई इश्यू नहीं है। Wonderful. That's very nice to hear. And एक दूसरा सवाल था कि बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट के 95% लोन देती है कि 85%? बिकॉज लॉट ऑफ टाइम अभी आप बैंक के वेबसाइट के ऊपर 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऐसा लिखा गया है, तो वो उसका आपका कैन यू जस्ट एनलाइटन अस? हम लोगों ने ये पॉलिसी जब रिवाइज की, पहले डेफिनेटली 85% थी, अब 95% हो गई। वेबसाइट पर हमने अपडेट नहीं करने का कारण था कि इसे कोई और थोड़े से माइनर चेंजेस हमें करने थे, जो कर नहीं पाए, लेकिन हम लोगों कोशिश में है। बट एज ऑफ टुडे इट इज 95% ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बट मैक्सिमम लिमिट एज पर एक्सपोजर नॉर्म पर यूनिट हम एक सोसाइटी को 115 से 117 करोड़ लोन दे सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मार्च 2019 के जो फिगर्स है उसके बेसिस के ऊपर। सो एक्सपोजर नॉर्म्स अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं रिजर्व बैंक नाबार्ड के नॉर्म्स के अनुसार। तो उसके अनुसार 115 से 117 करोड़ तक दे सकते हैं, 95% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। दूसरी बात ऐसी थी कि इफ IOD issued for one FSI, then loan of 95% will be dispersed on one FSI or the total FSI? Pardon? सुनाई नहीं दिया बराबर। नॉर्मली जब एक FSI की IOD आती है, तो जो लोन ऑफ 95% जो डिसबर्स किया जाएगा, ये जो हमने आपके पास लोन जो सोसाइटी ने मांगा होगा, उसका जो आपने सैंक्शन किया होगा उससे ऊपर उसका परसेंटेज मिलेगा, और विजिट गोइंग टू बी वन FSI का जो जितना FSI है वो उसका क्वालिफिकेशन है? नहीं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 95%, राइट, 5% सोसाइटी का स्टेक होगा। इस 5% में आपको 1 FSI IOD लेकर आनी है। सो इट डिपेंड्स, इज वेरी केस टू केस बेसिस। कहीं पर 2 या 3% या 4% में 1 FSI IOD आती है, कहाँ पर 6-7% लगते हैं। सो आपको ये एश्योर करना है कि ये 5% का स्टेप आपका हो विथ 1 FSI IOD। इन शॉर्ट में हमारे अगर सोसाइटी एक FSI की IOD लेके आती है, फाइनल अप्रूवल के लिए डिस्बर्सल जो है वो आप करने के लिए वी विल बिकम द सोसाइटी बिकम्स एलिजिबल। सो इन शॉर्ट आपको one more question related to this, sir.
कि वी आर द सोसाइटी गेट्स एलिजिबल फॉर डिसबर्समेंट, बट बैंक एग्जैक्टली डिसबर्समेंट कितने पे करेगी? मतलब 1 FSI पे ही कर देगी या फिर हमको फुल नहीं नहीं, परमिशन फॉर लाने हैं? एग्जांपल है आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हाँ। बैंक 95 करोड़ देगी, 5 करोड़ हाँ। सोसाइटी को रेज करने होंगे, जिसके तहत वो 1 FSI IOD लेकर आते हैं। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 95%। Okay. बट डिसबर्समेंट कब होगा? व्हेन यू गेट द फुल FSI और एट 1 FSI IOD? नहीं, आप 1 FSI IOD लेकर आएंगे तो आप फाइनल अप्रूवल के लिए एज पर पॉलिसी आपका प्रपोजल बैंक कंसीडर करेगी। 1 FSI IOD के बाद आप प्रपोजल डालेंगे, सैंक्शन होगा, सो इमीडिएटली आपको रेंट का इश्यू है, किसी का शुरुआत में रेंट देना है वैकेट कराने के लिए, क्योंकि हम उसके बाद ही वैकेट करेंगे। सिमिलरली बैंक एडवाइस करती है कि आप कंप्लीट CC लेकर इंटायर TDR लोड कीजिए, तो उसके भी प्रीमियम के फंड्स आपको बैंक लोन के जरिए दे देगी। सर, अभी जैसे आपने कहा कि 5% ये सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन रहेगा करके, तो उसमें बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी के मेंबर्स चर्चा करते हैं और बोलते हैं ठीक है 5% तो हम इधर से तो जोड़ लेंगे, लेकिन ये आगे जाके बैंक का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अगर मिला तो ये बाद में हमने जिधर से हमने जोड़े हुए पैसे वो हमको किसी को वापस तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल उसमें। तो उसके लिए बैंक का क्या भूमिका क्या है इसमें? नहीं, ये एग्जैक्टली प्री सैंक्शन का जो प्रोसेस हमने शुरू किया है, इसका कारण यही है कि आपको बिफोर गोइंग फॉर 1 FSI IOD आप पैसा स्पेंड करेंगे, तो आपने राइटली कहा कि इसका कुछ तो एश्योरेंस होना चाहिए, इसीलिए प्री सैंक्शन का प्रोसेस रखा है। 50,000 चार्जेस प्लस GST 18%, 59,000 का चेक देखिए आप इन प्रिंसिपल ये एक बार प्रोजेक्ट बैंक से अपने अप्रूव करा के लिया, क्योंकि इस प्री सैंक्शन में इट नॉर्मली टेक्स 2 months ऑन एन एवरेज, बट एंटायर आपकी फिजिबिलिटी बहुत थॉरली चेक की जाती है, बहुत एनालिसिस उसमें होता है, और एनालिसिस होने के बाद ही बैंक डिसाइड करती है कि ये प्रपोजल फिजिबल है, आप अब आगे जा सकते हैं 1 FSI IOD के लिए। सो 1 FSI IOD जाने के पहले आपको आज की तारीख में प्री सैंक्शन देती है बैंक, उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपके प्रपोजल्स ये बैंक फंड कर रही है या नहीं कर रही है। सो इनिशियली आपको पता चल जाता है, सो वो कोई डरने की बात नहीं। और रही बात रीइंबर्समेंट की प्रोविजन, एज ऑफ टुडे तो अभी तक नहीं है, क्योंकि पहले 85% जो बैंक की पॉलिसी थी उस वक्त के हालात बहुत अलग थे, और उस वक्त हम लोगों ने NBFC के जरिए ये रिमेनिंग 15% का जो पार्ट था वो हम लोगों ने उसके जरिए रेस करा के उस वक्त रीइंबर्समेंट की प्रोविजंस थी, बट हमने अभी 95% कर दिया है, इसीलिए एज ऑफ टुडे रीइंबर्समेंट का इश्यू इसमें नहीं है। 5% स्टेक आपका होगा, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपका सरप्लस प्रॉफिट होगा वो आपको उस तहत तो आपको मिल ही रहा है। ओके, सो इन शॉर्ट जो 5% सोसाइटी रेस करेंगी अपनी तरफ से, उसके लिए उसका रीइंबर्समेंट करने के लिए टिल द सोसाइटी बैंक का लोन क्लियर नहीं करेगी तब तक उनको दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू pay back the money to whoever, maybe it is a member or some other members relative who's trying to help those people to raise that finance. वो उनको at a particular stage post when the cash flow starts becoming positive after paying the bank's EMI और ये कोई वो कर सकता है, ऐसा आपका कहना है? यस यस। ओके, सो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है ये प्रॉपरली अगर करते हैं तो आप 5% आपका जो पैसा है वो आप रेज भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी गिवन पोस्ट द कैश फ्लो बिकम्स पॉजिटिव। उतना जो वेटिंग पीरियड है वो आपको ध्यान में रख के आपको आगे पूरा प्रोजेक्ट आपका बेस करना पड़ेगा। करेक्ट। वंडरफुल सर। तो नॉर्मली जो अभी नई एक आपके पास सोसाइटी आ गई तो ये प्री अप्रूवल है, बाद में आप बोल रहे हो सैंक्शन है बोर्ड का, देन उसके बाद में डिसबर्समेंट है बिफोर वैकेटिंग, तो इसके बीच में अलग अलग प्रोसेसेस है। एट द सेम टाइम इसमें उसके हर एक प्रोसेस को टाइम लगता है, तो आपके हिसाब से कैन यू ब्रीफली एनलाइटन द मेंबर्स कि ये प्रोसेस को अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? यानी सैंक्शन प्री सैंक्शन के लिए? हाँ, प्री अप्रूवल है, सैंक्शन है, और उसके बाद में डिसबर्सल है, और उसके फ्लैग ऑफ करने के लिए माइलस्टोन्स एज फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव आप क्या क्या देखते हैं? आपकी जब प्रपोजल्स आते हैं
से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि प्री अप्रूवल ये हम लोगों ने इसीलिए रखा है ताकि सोसाइटी एश्योर हो कि हमारा प्रोजेक्ट बैंक फंड कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 1। तो सबसे पहले आपको इनिशियली ये पता चलता है कि आगे चलना है नहीं चलना है, नंबर 1। सो बिफोर गोइंग फॉर 1 FSI IOD आपको पहले प्री सैंक्शन में पता चल जाता है। ये होने के बाद जब आपका प्रपोजल्स प्री अप्रूवल के जब बैंक के पास आप ये प्रपोजल भेजते हो, सो यहाँ पर इंटरनल प्रोसेस ऐसी होती है कि वो प्रपोजल्स टेक्निकल पार्ट स्क्रूटिनी करने के लिए जो एम्पैनल एजेंसीज है, आर्किटेक्ट फर्म्स है, उनको हम वो देते हैं। फिनेंशियल पार्ट स्क्रूटिनी करने के लिए हम ये एम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उसका पार्ट आता है। तीसरा पार्ट होता है लीगल और टाइटल क्लियरेंस का। सो ये 3 जगहों में ये आपकी फाइल के पेपर्स वहां पर जाते हैं। वहां पर बहुत टेक्निकली आर्किटेक्ट का रोल बहुत अहम है इसमें, कि वहां पर आपकी फिजिबिलिटी बहुत थरोली चेक की जाती है। पहले ये समय 15 दिन में हम रैंडमली दे देते थे, फिर प्रपोजल्स बढ़ने लगे, डिले होने लगा। एज ऑफ टुडे 2 महीने का एक पीरियड हम पकड़ के चले। अब जब प्री अप्रूवल के लिए देते हो प्रपोजल, तो 2 महीने में आपको ये प्री अप्रूवल हाथ में आ जाता है। इसके जरिए आप अब 1 FSI IOD के लिए आप मूव कर सकते हैं। 1 FSI IOD का पार्ट है वो सोसाइटी की तरफ से है। वो जो नॉर्मल मैंने जो समझा है इस मार्केट में कि अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स लगते हैं IOD या IOA आने के लिए, माड़ा की सोसाइटी है तो वो आने के बाद 1 FSI IOD वाले के फिर से फाइनल अप्रूवल के जब बैंक के पास आप डालेंगे, उस वक्त 1.5 महीना का ऑन एन एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया है। सो टोटल आपका प्रपोजल प्री सैंक्शन के लिए 2 महीना, फाइनल क्योंकि फाइनल अप्रूवल में फिर ज्यादा कुछ रहता नहीं है। आपकी जो प्लान फ्रीज हुए है, आपके IOD आई है, एरिया फिक्स हुआ है, सो आपको कैश फ्लो प्लान्स, अप्रूव प्लान्स होते हैं वो, और आपका फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये 3-4 ही चीजें आपको देनी है, जिसमें ज्यादा वक्त आगे चलकर नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत थॉरली स्क्रूटिनाइज हुआ है। सो 1.5 महीना का पीरियड चलिए, 1.5 महीने में आपको सैंक्शन होने के बाद फिर ब्रांच लेवल के ऊपर आपको डिसबर्समेंट होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, मॉर्गेज रजिस्टर कराना, उसमें 15 दिन का पीरियड लगता है। सो 2 महीने आपको एक्चुअल डिसबर्समेंट फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद, मैच टू मैच 2 मंथ। ओके, फाइन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये एक लोगों को एक बेंचमार्क्स, यानी नॉट एग्जैक्टली अ बेंचमार्क बट एटलीस्ट एक अंदाज आता है इससे कि किस हिसाब से बैंक का प्रोसेस चल रहा है करके, एंड दैट विल हेल्प देम टू रादर उनके अंदाजे से कब उनको शिफ्ट होना पड़ेगा वगैरह, ये एक बना सकते हैं वो हिसाब से। तो अभी सर एक नुपुर जी आपसे एक सवाल करना चाहेगी, which she has faced, which is a very critical question. तो नुपुर जी प्लीज गो अहेड। यस सर। सर, जहाँ तक हमें पता है कि बैंक 120 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसका, उसके लिए वो फंडिंग करेगी। तो अगर हम बांद्रा खार एरिया की बात करें तो 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट एरिया है अगर एक प्लॉट का, तो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ तक का आ सकता है। पर अगर हम सबर्ब्स की बात करें जहाँ पे 6000 से 8000 स्क्वायर मीटर या उससे भी कभी कभी ज्यादा 10,000 12,000 तक के भी प्लॉट रहते हैं, जहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 7-8 बिल्डिंग है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट सर 200 करोड़ से भी ऊपर निकल जाता है। तो ये प्रोजेक्ट्स को अगर सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है तो फिर ये फंडिंग कैसे इनके लिए हम कर सकते हैं थ्रू मुंबई बैंक? बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी अब हमारे यहाँ आने लगे हैं, उनकी इंक्वायरीज आने लगी है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि आगे चलकर बड़े प्रपोजल्स भी आने हैं सोसाइटी के बैंक की तरफ। सो हम लोगों ने ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारी स्टेट की अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं, हमारी महाराष्ट्र राज्य की अपेक्स बैंक महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सो उनके साथ हमारे निगोशिएशन चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन प्रवीण दरेकर जी, उन्होंने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है, और यही करेस्पॉन्डेंस हमने जस्ट
अप्रोक्सीमेटली जनवरी में हमने ये प्रोसेस बहुत कीनली स्टार्ट की थी। आगे चलकर मीटिंग के डेट्स कुछ फिक्स होने वाले थे, अप्रैल में हमने प्लान किया था, बट दो ये प्रोसेस में हम लोग लगे हैं और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जरिए हम कंसोर्टियम फंडिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बैंक कंसोर्टियम में नहीं, जॉइंट वेंचर हम लोग बोलते हैं उस तरीके से, सो अगर वो आगे जुड़ जाती है सो डेफिनेटली 120 करोड़ का 220 240 करोड़ भी हो सकता है। सो बैंक ये प्रोसेस में लगी है। हमारे चेयरमैन साहब इसमें बहुत कीनी इंटरेस्ट लेकर अब जल्द हमारी डायलॉग शुरू हो गया उनके साथ, करस्पॉन्डेंस तो हो चुका है, आगे चलकर देखते हैं लॉकडाउन जैसे ओपन होता है हम प्रोसेस शुरू करेंगे। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि एज ऑफ टुडे भी हमारे पास 180-200 करोड़ के प्रोजेक्ट आज भी हमने सैंक्शन कराए हैं, जिनकी 1FSI IOD आई है, ऐसी भी कई सारी सोसाइटीज है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी फंड्स रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है, हम इंटरनली कितना रेज कर सकते हैं, बोरो कितना कम से कम करे। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि 1350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने 32 जो सैंक्शन प्री सैंक्शन कराए थे, उसमें ऑन एन एवरेज 24 सोसाइटीज ऐसी है कि वहां पर इंटरनली बाइंग हुई है डिस्काउंटेड रेट, और ये जब हमने एवरेज इसका निकाला तो ऑलमोस्ट 48% एवरेज 48% मेंबर्स ने ही अपने ही प्रोजेक्ट में डिस्काउंट रेट से इधर एक्स्ट्रा एरिया एट डिस्काउंट रेट से लिया ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग प्लस फ्री, या किसी मेंबर्स के बच्चे लोगों को अगर यहाँ अकोमोडेट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लैट भी यहाँ पर बुक किया, जिसके जरिए अच्छे खासे फंड्स वहाँ पर रेज होना शुरू किया है। सो ये गर्व की बात मैं कहूँगा कि 150 हो या 200 करोड़ हो, सोसाइटी को अपने आप पर भरोसा रख के मेंबर्स को सब एक साथ में रह के एक अच्छे PMC को अपॉइंट करके, जो बहुत कॉम्पिटेंट हो, जो एफिशिएंटली काम करता हो, उनकी सलाह लेके मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम बोरो कैसा करें, इसके ऊपर वर्किंग दे। और ये जब मैंने देखा तो इन 24 प्रपोजल में हम तो 95% और 5% की डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर रेशियो ऐसा है जहाँ पर इंटरनल बाइंग अच्छी हुई है वहां पर 30-35% ही उनकी लोन की रिक्वायरमेंट है, और जहां पर कम बाइंग हुई है वहां 55-60% के ऊपर लोन की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। अगर हम 200 करोड़ का वर्कआउट करके अगर 60% देखते तो 120 करोड़ ही निकलता है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। जो बैंक के एक्सपोजर में 115 हो या 120 हो, एक बैंकर होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि हम लोग इंटरनली फंड इस तरीके, क्योंकि बेनिफिट अल्टीमेटली सोसाइटी का, अब एरिया फॉर्म में लो या सरप्लस फॉर्म में लो, जो डिस्काउंट देना है आप इंटरेस्ट का जो सेव करेंगे उसमें आप डिस्काउंट दे दो। फंड रेजिंग इंटरनली बहुत एफिशिएंटली हो सकती है। हम उसको किस तरीके से देखते हैं, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी है और ये वर्कआउट करते तो इससे अच्छा फ्लेक्सिबल मॉडल कहीं पर भी नहीं होगा, इतना मेरा बहुत विश्वास है। सर एक्चुअली आपने जो ये इंटरनल फंड रेजिंग का बोला ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सोसाइटीज कर भी रहे हैं। मतलब इनिशियली वो एक बैकफुट लेते हैं, बट जैसे जैसे पॉजिटिवली आगे हम बढ़ते हैं एंड बैंक से भी अगर प्री अप्रूवल और वो बैकिंग आ जाता है तो देर आर मेनी मेंबर्स जो आगे आके एडिशनल एरिया वगैरह परचेज करते हैं, जिससे इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट भी उनका पूरा हो जाता है। हमारे साथ अभी बैंक के मैनेजर मिस्टर प्रसन्ना कोराले भी है। He is also joined into the meeting, so we can ask him also some questions. He's also okay. He'll join in. He's already there. He can join in. Yes, sir. So I think there was some connectivity issue. So is he still there? No, I think he has. Okay. उदय जी, जयन जी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि बैंक डिसबर्सल तो कर ही रही है। जयन जी आप आगे क्वेश्चन को लीजिए। सर वी कांट हियर यू। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। नो, माइक प्रॉब्लम लग रहा है। ओके नहीं वो ऑडियो इशू है आई गेस। ओके basically because I had a discussion before we started, so what Jayan ji had a question आपके लिए उदय जी की, बैंक डिसबर्स तो करने वाली है लोन, इज फाइन,
लेकिन उसके लिए जैसे नॉर्मली हम चेक्स बोलते हैं या मॉनिटर करेंगे काम, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बिकॉज naturally it is a self redevelopment process, so all the society members also want to have an assurance कि हमने जो कंसल्टेंट्स और ये दिए वो एक एक चीज हो गई, लेकिन बैंक कल उठ के आगे जाके कुछ कारण से ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ऐसे कुछ सिचुएशन ना आए और द प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो किधर रुक ना जाए। तो उसके लिए बैंक के इसमें कुछ प्रोसेस है क्या? एग्जैक्टली, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बैंक तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। सबसे पहले एक सोच लीजिए कि हम लोगों ने पैसा बारो किया एज अ सोसाइटी, सो हम लोगों को ये प्रिकॉशन एज अ सोसाइटी मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल प्लानिंग पहले हमें सोसाइटी को करना है। इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी है कि सबसे पहले सभी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट होना है, सभी मेंबर्स को इक्वली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी अपने शोल्डर्स पर लेकर। यहीं से शुरुआत होती है। आगे चलकर आप पीएमसी अपॉइंट करेंगे, डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करेंगे, उनका काम फी बेस्ड ही होगा, उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा। सो वो आपके कंसल्टेंट होंगे, वो आपके सलाहकार होंगे। सो लोग पूछते हैं कि अगर उन्होंने काम बराबर नहीं किया या उन्होंने ऐसा कुछ फ्रॉडलेंटली ये किया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप लोगों का वो एक हिस्सा बन जाते हैं जब आप उनको अपॉइंट करते हैं सोसाइटी। सो ऑलवेज हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी है। आपके डेवलपर के केस में आप लोगों का कोई मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होता नहीं है। आप वहां पर पूछने को भी नहीं जा सकते, एक बार आपका डीए हो गया तो क्या स्टेज है, क्या हो गया, कहाँ अप्रूवल आ गए। यहाँ पर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारे एक्सपर्ट्स है, उनके साथ एक तालमेल रख के हम आगे जाए। तो सबसे पहले कि बैंक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अपने फंड्स की सेफ्टी के हिसाब से बैंक तो वर्कआउट करेगी, बट बीइंग अ बोरोवर हमें भी हमारे एक्सपर्ट के साथ जब हम टाइप करते तो देखकर टाइप करें और क्या क्या इसमें प्रोसेस होगी, क्या होगी, कैसे हम उसको रिस्क मिटिगेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, वो सब सोसाइटी को अपनी तरफ से देखना है। सो ये हर वक्त हम ध्यान रखें, किसी दूसरे के कंधे के ऊपर किसी के ऊपर रिलाय नहीं रहना है। अपने आप पर भरोसा करके अपने डीएम या पीएमसी के जरिए साथ में कम्युनिकेट करके आप लोगों को आगे चलना है। उसके बावजूद भी मेकर चेकर सिस्टम है, यानी मेकर आपकी तरफ से होगी, चेकर हमारी तरफ से होंगे। आपके एक्सपर्ट्स आपके लिए काम करेंगे, बैंक के एक्सपर्ट्स बैंक के लिए काम करेंगे। सो यहाँ पर मेकर चेकर है। से फॉर एग्जांपल आपका पर एक 100 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट फेज मैनर में आपकी होगी। डिसबर्समेंट फेज मैनर में होने के बाद ये प्रोसेस हमने ऐसी डिफाइन की है कि ब्रांच लेवल पर आपका डिसबर्समेंट होगा। आपके आर्किटेक्ट, सोसाइटी के आर्किटेक्ट को सर्टिफाई करा के देंगे जिसका किसका पेमेंट होगा, जो हमने अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट हुआ होगा, फिजिबिलिटी जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कराई है। तो फेज मैनर में जब डिसबर्समेंट होगा तो किस काम के लिए अब ये हमें 1 करोड़ की विड्रॉल चाहिए, तो एक डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म बैंक ने बना है, सोसाइटी को फिलअप करना है। उसके साथ वो इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्टर के बिल या एक्सपर्ट की फीस या प्रीमियम की जो कुछ पेमेंट्स करनी है, उसके जो कुछ भी इनवॉइस या डिमांड नोट जो कुछ भी होंगे उसको साथ में अटैच करना है। वो आपकी सोसाइटी के आर्किटेक्ट सर्टिफाई करा कि वो बैंक में देंगे। ब्रांच में जाने के बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ चेकर बैंक के एक्सपर्ट्स है, सो उनके पास वो सेम डे या नेक्स्ट डे मेल होकर वो चला जाएगा, ये आपकी 1 करोड़ की जो डिसबर्समेंट है। फिर बैंक के एक्सपर्ट्स वो इनवॉइस बिल चेक करेंगे। अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इनका काम चल रहा है और उस दौरान अगर कुछ डिसबर्समेंट डिमांड रेज होती है तो फिजिकली आकर वो वेरीफाई करेंगे कि इतना इतना काम कंप्लीट हो गया, पेमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। सो ये हमारे एम्पैनल आर्किटेक्ट या फर्म है जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की तरफ से सौंपी है, वो सर्टिफाई करा के ब्रांच मैनेजर को देंगे और फिर ब्रांच मैनेजर को डिसबर्समेंट कर देगा। और डिसबर्समेंट जो होगा लोन अकाउंट से जाके करंट अकाउंट के थ्रू, वहां पर आप लोगों को सोसाइटी को कहीं पर भी कैश विड्रॉवल अलाउ नहीं की है। यहाँ पर जिस कारण से आपने डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट रेज की है उसी के अकाउंट में पैसे जाने हैं, फिर वो आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो या पे ऑर्डर हो, बट कहीं पर भी कैश विड्रॉवल यहाँ पर अलाउ। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि एंड यूजर के पास ही पैसा जाना, ये बैंक भी चेक करती है। जैसे सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगी उस तरीके से बैंक भी उसे चेकर की तरीके से
ये एक सेफ्टी मेजर्स बैंक है। सो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि ये पैसा कहीं पर जा रहा है, जो डेवलपर के केस में हमें पता नहीं चलता, इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट में फिर रेरा आ गया। यहाँ पर ये सभी चीजों को स्कोप बैंक ने कोई रखा नहीं है ऑब्वियसली। तो सर इसका मतलब ऐसा हुआ कि बैंक बीइंग एन इवॉल्विंग बैंक अगेन, आई एम श्योर आज के तारीख में बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आए हैं, जैसे 360 फिल्मिंग है, ये है, सो दैट जो सामने से दिया हुआ है वो पेपर के ऊपर नहीं बट एक्चुअल भी जाके फिजिकल देखना है, या यस भी उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा ही होगा। सो सोसाइटी अदर मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी वेरी रिलैक्स कि इसमें जो भी कुछ पैसा बैंक से आएगा वो कैपिटलाइज होके आपके ही प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी आगे बढ़ने में, उसकी वैल्यू ऐड होने में ही लगने वाला है। सो एंड which is going to be the aim of the society, which is the borrower, and which is also the aim of the bank, which is the disbursal. So it's going to be a win-win situation. Absolutely. That's a very good sign. सर अभी एक हमने एक छेड़ा था कि कलेक्टर लैंड के बारे में। कलेक्टर लैंड के इसमें जब डेवलपमेंट होती है, जब आपने कहा कि आप कलेक्टर लैंड्स के लिए भी आप लोन सैंक्शन करते हैं, या एमसीजीएम फॉर दैट मैटर, तो उसमें सर जो एक एनओसी लगती है उनकी इनिशियली, बिकॉज एक एफएसआई ऑलरेडी है, ऊपर का भी एफएसआई है, तो उसके लिए आप हमें एनओसी दे लो, तो उसका जो कॉस्ट इन्वॉल्व है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में, वेदर इज इट गोइंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट और नॉट? मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं कि कलेक्टर लैंड फ्री होल्ड करानी हो, हाँ जी, कॉस्ट लगती है, करेक्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स राइट। सो टुडे पोजीशन इज दैट हमारे पास लीज है, लेकिन नाउ दैट दे हैव कम आउट विद अनदर न्यू ऑर्डिनेंस इन व्हिच इट कैन बिकम अ फ्री होल्ड लैंड, तो वो आ सकते हैं। वहां पर कैसा है कि इसको हम लैंड कॉस्ट कहते हैं। ओके, कलेक्टर लैंड के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम डिस्कस करें तो प्रीवियसली इट वाज मेंशन एज 25% ऑफ रेडी रेकनर कॉस्ट, तो सोसाइटी को कलेक्टर को पे करना है और लैंड फ्री होल्ड करानी है। सो नाउ यहाँ से ऑनवर्ड्स देन दे विल बिकम द ओनर ऑफ दिस प्लॉट, करेक्ट? वो 25 से रिड्यूस होके अब 15% ऑफ रेकनर कॉस्ट हुई है। तो ये कॉस्ट हमारे इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वो लैंड कॉस्ट कहलाती है इसे, इसीलिए ये कॉस्ट कलेक्टर के लैंड में सोसाइटी को ही बेयर करके वो फ्री होल्ड करा के लेना है और उसके बाद लोन के लिए एलिजिबल होना है, तो ये कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, एंड अगर बीएमसी के पास से प्लॉट जो लीज के ऊपर है तो उसका भी जो ये आता है कंसिडरेशन, उनको जो लैंड टेकन ऑन लीज फ्रॉम बीएमसी, विल बैंक कंसीडर लोन फॉर दैट, फॉर सच लीज प्लॉट्स? जैसे मैंने कहा कि हम लोगों के पास जैसे कहा कि सबब से भी कुछ आए, सेंट्रल सबब से प्रपोजल्स आए, सिटी साइड से भी कुछ ऑफिस बिल्स आए थे। सो बीएमसी लैंड के ऊपर अभी फिलहाल तो हमारी स्टडी और इनसे करस्पॉन्डेंस हमारा चल रहा है कि दोनों कंफर्टेबल कौन से मुद्दे पर होंगे, तो यही मुद्दा है कि मॉर्गेज कराने का। तो यहाँ पर अभी सहमति नहीं बन चुकी है। सो जिसके जरिए हमारी मीटिंग, जैसे मैंने कहा कि हमारी एएमसी से मीटिंग हुई थी नवंबर 2019 में, उसके बाद दरेकर साहब ने भी एमसी को एक लेटर दिया था फरवरी 2020 में। सो ये प्रोसेस हमारी अभी चल रही है। सो फिलहाल अभी उसको फाइनल यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं, बट देखते हैं आगे चल के उनसे भी कैसा रिस्पॉन्स है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट जॉइंटली। सर अभी बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव रिसीव्ड, एक अहम बात थी, क्योंकि मुंबई बैंक के आपके जो सदस्य है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज भी है, फिर ये जो सोसाइटीज है अगर वो जैसे नरीमन पॉइंट में है या बहुत से अलग अलग जगह पे इन अक्रॉस मुंबई कमर्शियल सोसाइटीज है या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आप बोलेंगे, वो अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो मुंबई बैंक उनके प्रपोजल्स एंटरटेन करेगी कि नहीं करेगी? एज ऑफ टुडे जो पॉलिसी व्हिच इज इन फोर्स टुडे is specifically meant for cooperative housing societies. Okay. So other than housing societies नहीं कर रही है। So यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस सोसाइटीज के भी कई हमारे अप्रोच हुए थे, उस वक्त भी हमने कुछ स्टडी उसमें कराया था, बट उन्हें एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रहा है उसके ऊपर, तो वो रीपे कहाँ से करेंगे। So वो एक मुद्दा अलग हो गया था। इसमें कई कमर्शियल सोसाइटीज आई थी,
बट अगर वो कैटेगराइज अदर देन हाउसिंग सोसाइटीज है तो ये पॉलिसी के तहत वो कवर नहीं होते हैं। ओके फाइन। तो जो एसआरए ऑन गवर्नमेंट लैंड है या एसआरए ऑन प्राइवेट लैंड है और तो उसका और वो अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट में आते हैं या जैसे 30 years old tenanted buildings है with where landlord and the tenants both are ready to come and do a self redevelopment, तो उसमें मुंबई बैंक की क्या भूमिका रहेगी on such projects? यहाँ पर हम लोगों ने करीबन 1.5 साल पहले हम लोगों ने कुछ केसेस चंद्रशेखर प्रभु साहब और हमने जॉइंटली ऐसी मीटिंग्स लिए थे और उस वक्त चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि जो पगड़ी वाले हम जिसे कहते हैं, हाँ जी, तो उसके लिए हम लोगों ने लोअर परेल से, एक दो सोसाइटी शिवाजी पार्क से, दादर से, ऐसे 5 केसेस हमने लिए थे। बट वहां पर वो वर्कआउट हुआ नहीं है क्योंकि वहां पर वही इश्यू आता है मॉर्गेज का, क्योंकि बैंक जब लोन देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को ही देती है, मेंबर सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सो यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यूज भी आ गए जिसके तहत हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। रही बात अब एसआरए की, एसआरए इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर गौर किया था और कुछ स्टेप्स भी हमने डेफिनेटली लिए थे एसआरए के प्रोजेक्ट्स फंडिंग कराना, बट वहां पर भी कई सारे कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों ने इनफैक्ट कई जानकारी लेके एक रफ पॉलिसी भी बोर्ड के सामने रखी थी, बट वहां पर डेवलपर फंडिंग ही इशू हो जाता है। जो आरबीआई और नाबार्ड के जरिए हम वो डेवलपर फंडिंग ना हो या रेस्ट्रिक्ट किया है हमें, सो वो हमने कोशिश की। अब रही बात जो प्राइवेट प्लॉट के सारे जो प्रोजेक्ट है उसके हमारी स्टडी चल रही है, 2 डायरेक्टर्स की एक कमिटी ये करके वो वर्किंग उसके ऊपर कर रहे हैं, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आगे चलकर हम देखते हैं प्रातिनिधिक तौर के ऊपर इसे कैसे, क्योंकि वहीं पर भी वही इशू होता है, एक तो डेवलपर फंडिंग हो जाती है तो आरबीआई के तहत हम उसको नहीं कर सकते, दूसरे ओनरशिप का इशू वहां पर आता है, तीसरा सारे के हाउसिंग सोसाइटीज और नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज के इसमें भी बहुत बड़ा फासला होता है समझने के लिए ऑफिस बेरर्स का, ये भी कई सारे इश्यूज है। सो एज ऑफ टुडे ये कंक्लूड नहीं हुआ है। So in short, we can definitely say that Mumbai Bank has not closed the chapter, but at the same time they will move forward in the near future as and when how things evolve. हम लोग जितनी हमारी स्ट्रेंथ है हम लोग वो यूटिलाइज करके आगे जाना चाहते हैं, Wonderful. लेकिन फिर स्टाफ स्ट्रेंथ की बात होती है कि अभी देखो एसबीआई के लिए हमने एक 3-4 महीने हमने देखा था कि माड़ा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करने के लिए आ गए, बट उन्होंने क्लियरली कहा कि एसआरए प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। Okay. इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्स होता है, कई सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक के पास रेगुलर मेंबर्स के प्रपोजल इतने हैं, बट हम लोग एक सेपरेट सेल के जरिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं कि आगे चलकर कुछ ना कुछ में काम करें और प्रातिनिधिक तौर के ऊपर 1-2 प्रपोजल लेके हमें कोशिश करें, चल रहा है। And does Mumbai Bank also give housing loans for people? like जैसे कि एक सोसाइटी है उसमें उनके लड़के के लिए नया फ्लैट लेना है तो मुंबई बैंक उसको हाउसिंग लोन अलग से दे सकती है? यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल, सो वेरी गुड एक्चुअली। ये अब जैसे मैंने कहा कि कई सारी सोसाइटीज है, जैसे मैंने कहा कि इधर वो ओवर एंड अब एग्जिस्टिंग प्लस फ्री एरिया, कुछ एरिया डिस्काउंट रेट में परचेज करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमारा एग्जिस्टिंग 500 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फुट का आज का हमारा फ्लैट है और 30% अगर फ्री एरिया सोसाइटी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी हाउ मच इट अलाउज, 30% लेते तो 650 का एरिया हर मेंबर का फ्री हो गया 30% के हिसाब से। और अगर उस मेंबर को अब और एक 150 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया परचेज करना जो सोसाइटी डिस्काउंट रेट से देना चाहती है, तो उसके लिए बैंक उसे लोन दे सकती है। वहां पर ओरिजिनल जो मेंबर होगा सोसाइटी का वो ऑब्वियसली रिटायर्ड या क्योंकि उनकी भी एज हुई होगी, सो यहाँ पर हमने को एप्लीकेंट अनमैरिड डॉटर हो या फिर उनका सन हो, उनको हमने कंसिडर किया है, वो जॉइंट एप्लीकेंट हो गए और एक्स्ट्रा एरिया परचेज करने के लिए बैंक उनको भी लोन दे सकती है। हाउसिंग लोन लेना है तो हाउसिंग लोन भी बैंक दे सकती है उनको, उस वक्त उनका फ्लैट मॉर्गेज होगा क्योंकि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लेना चाहते हैं, आइदर फॉर एक्स्ट्रा एरिया एट अ डिस्काउंट रेट और फ्लैट एट अ डिस्काउंट रेट। बट यहाँ पर हमारी अपर कैप है हाउसिंग लोन के लिए 30 लाख ही है, सो ये इश्यूज आते हैं। तो एक्स्ट्रा एरिया के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए, 2-4 हम लोगों ने केसेस कराए भी है, 22 लाख, 18 लाख
कि उनकी एक्स्ट्रा एरिया की रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों ने कंप्लीट कराई है। इवन हम टेक ओवर भी करते हैं लोन, 2-3 जगह केसेस में हम लोगों ने लोन टेक ओवर भी किए, क्योंकि उनके कुछ आउटस्टैंडिंग हार्डली 10 to 15 lakhs है, तो हम लोगों ने हाउसिंग लोन टेक ओवर करा के ये भी हमने प्रोविजन कर रखी थी उनको कि टॉप अप देके एक्स्ट्रा एरिया के जरिए वो ले सकते हैं। सो 30 lakhs ये हमारी अपर लिमिट है, इसके अंदर जो करना है कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरा रोल आज के ये चर्चा सत्र में मॉडरेटर का खत्म हो रहा है, और अभी नुपुर जी विल टेक ओवर टू टेक द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, व्हिच बहुत से फ्लड हो रहे हैं जो दिख रहे हैं। तो नुपुर जी प्लीज गो अहेड। Yes, yes. उदय जी आपको अभी तक यू स्टिल हैव टू हैव मोर स्टैमिना, नाउ द रियल क्वेश्चन स्टार्ट। सो प्लीज गो अहेड। या ना बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इनफैक्ट अभी भी जो व्यू कर रहे हैं आप अभी भी अपने क्वेश्चंस पुट इन कीजिए सो दैट आई कैन डायरेक्टली आस्क हिम सर। एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट यू वर टॉकिंग राइट नाउ। तो आप अभी जो बोल रहे थे रिगार्डिंग हाउसिंग लोन एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट्स, तो अगर हम सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मेंबर का फ्लैट मॉर्गेज नहीं होता, बट व्हाट इफ द फ्लैट ओनर वांट्स टू सेल, मतलब एक बार लोन सैंक्शन हो गया और प्लॉट हैज बीन मॉर्गेज एंड प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और एट व्हाटएवर फेज, बट बैंक ऑलरेडी एंटर हो चुकी है और उनको एग्जिस्टिंग खुद का फ्लैट किसी को बेच के एग्जिट होना है या किसी और मेंबर को, खुद के बिल्डिंग के मेंबर को ही बेचना है, तो वहां पे बैंक का कोई इंटरफेरेंस रहता है? डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी कंसेंट लेकर सोसाइटी आगे बढ़ी है, राइट, कंसेंट दी है, कंसेंट लेकर आगे बढ़ी है, तो वो जब तक बैंक के डेब्ट्स है तब तक सेल नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर अगर जेन्युइन रीजन है और सोसाइटी समझती है कि रीजन जेन्युइन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो कॉल होगा कि अगर वो सही समझे तो वो उन्हें अलाउ करे। बट नॉर्मली ये पॉलिसी में अलाउ नहीं है, जब तक बैंक के डेट्स क्लियर नहीं होते मेंबर्स अपना एग्जिस्टिंग फ्लैट या नया बना हुआ फ्लैट भी बेच नहीं सकता जहां तक बैंक के लोन के इंटर रिपेमेंट नहीं होती है। ओके ओके ओके, तो एंटायर रीपेमेंट इज द कंडीशन एंड अगर वो नहीं है देन वी कैन नॉट सेल द फ्लैट, और या तो वो सेल कंडीशनल रहेगा उस हिसाब से विद एक्सेप्शनल केसेस अगर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी अगर ट्रांसफर हो गई है, उन्हें अगर उसको फैमिली शिफ्ट करना है, तो ये पहले सोसाइटी को लगता है कि नहीं जेन्युइन रीजन है, तो अकॉर्डिंगली बोर्ड को अप्लाई करेंगे, बोर्ड के पास वो राइट्स है। तो इवन इन केस सर व्हेन अगर नया मेंबर जो नया जो आने वाला है जो बाय कर रहा है, एंड इफ ही इज वांटिंग टू रेडी टू टेक ओवर द दिस थिंग, पहले वाले मेंबर को अगर जाना है बाहर, तो स्टिल ही वोंट बी एबल टू डू इट? नहीं, फिर भी नहीं कर सकते। ओके, वंडरफुल सर। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सेल फ्लैट्स, अगर कोई भी फ्लैट सेल करना है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि लैंड पे आपका मॉर्गेज है एंड सेल फ्लैट्स पे भी आपका लेन रहेगा, बैंक का लेन रहेगा, तो सेल अगर करना है तो बैंक का एनओसी जरूरी है। व्हाट अबाउट एडिशनल एरिया जो मेंबर्स ही खुद खरीद रहे हैं, अगर मेंबर ही खुद एडिशनल एरिया खरीद रहा है तो उसमें भी बैंक की एनओसी की जरूरत है? बैंक की एनओसी की जरूरत इसीलिए क्योंकि बैंक के पास वो एरिया ऑलरेडी मॉर्गेज है। बट से फॉर एग्जांपल अगर बैंक में प्रपोजल डालने के पहले ही मेंबर्स ने वो जो एक्स्ट्रा एरिया, एक्स्ट्रा फ्लैट परचेज करके जो अपनी कमिटमेंट सोसाइटी को जो दी है, सो इट हैज बीन ट्रीटेड एज ऑलरेडी सोल्ड ऑफ। सो व्हाट इज रिमेनिंग विद द सोसाइटी, क्योंकि उसकी लोन की रिक्वायरमेंट भी सोसाइटी की कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट सेल हो चुका है। सो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही बैंक के पास रहना है मॉर्गेज के तौर पर। ओके ओके, सो बेसिकली इनिशियली परचेज कर लिया उन्होंने तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बैंक के पास आएगा, एंड वो जो सेल कंपोनेंट रहेगा वो आपके पास एज अ लेन मार्किंग रहेगा। सो इनिशियल व्हेन दे परचेज देन द एनओसी मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ओके ओके सर। अगेन मैं मेंबर्स को, जो व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूंगी कि प्लीज पोस्ट इन योर क्वेश्चंस, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ये ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसका मैक्सिमम क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करेंगे, आपके सबके सवाल हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक नेक्स्ट सवाल है सर फ्रॉम अनदर मेंबर कि दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अभी ये जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स है उन्होंने अभी
जिन्होंने पोस्ट कोविड प्री कोविड भी जिन्होंने अपना काम चालू किया, उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया है। अभी कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद जब उनको प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, तो उस तरीके का अगर कोई इम्पैक्ट है तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में किस तरीके से वो कंसिडर करें? सो व्हाट शुड बी देयर अप्रोच टू विद रिस्पेक्ट टू फिजिबिलिटी वर्किंग पोस्ट कोविड? आपका क्या कहना है इसमें? मेरी इसमें सलाह बेसिकली यही होती है कि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड डेफिनेटली एंटायर वर्ल्ड इस हादसे से गुजर जा रहा है। कई सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर हैम्पर्ड। ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है, सर्विस सेक्टर हो या जो कोई भी हो, सब सेक्टर्स पर बहुत बुरा असर हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी डेफिनेटली असर होगा, बट मैं हर वक्त कहता हूँ ये एडवर्स सिचुएशन हमें कुछ सिखाती है हर वक्त, सब्जेक्ट टू हम लोग कितने मेंटली प्रिपेयर्ड है। सो यहाँ पर मैं अब कहूँगा पोस्ट कोविड अगर आपको चलना है तो सबसे पहले अब दिमाग से आप ये निकाल दीजिए, सेल्फ में जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है, सेल्फ में आते तो बहुत बड़ा फ्री एरिया मिलता है। अगर यही चीज मैं डेवलपर से कंपेयर करूं तो इन कंपैरिजन विद डेवलपर यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर ने जो मुनाफा आपका ले जाता है, डेवलपर नहीं है जो आपका सेलेबल एरिया वही सेल करता है, उसको राइट्स है और उसका वही मुनाफा है। यहाँ पर एंटायर कंट्रोल, एंटायर राइट्स, टोटल फ्रीडम इज इन द हैंड ऑफ द सोसाइटी एंड मेंबर्स। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी, अगर पोस्ट कोविड आपको अपनी फिजिबिलिटी आप रिवर्क कीजिए, ज्यादा ग्रिड मत रखिए। एट द एंड जो बचना है वो सोसाइटी का ही बेनिफिट है। बैंक को आप क्या करेंगे, जो पैसा यूटिलाइज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे और एक्सपर्ट्स को उनकी जो फीस डिसाइड है वो फीस पे करेंगे। सो पहला है मेरा क्या होना चाहिए हमारा, नो ग्रीड, ग्रीड मत रखिए, फिजिबिलिटी रिवर्क कीजिए, कंजर्वेटिव साइड में वर्कआउट कीजिए। और सेकेंडली सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि आज कोई बैंक नहीं बट मुंबई बैंक पैसा दे रही है, तो हमें ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होने का एश्योरेंस तो बैंक ने दिया क्योंकि बैंक फंड कर रही है। आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि बस ये प्रोजेक्ट बैंक अगर पैसा देती है तो ज्यादा ग्रीड नहीं रखते हुए हम ये भले डिस्काउंट रेट से, भले ब्रेक इवन रेट से भी हम फ्लैट सेल करें। व्हाट इज मीन ब्रेक इवन सेल रेट, यानी जिस रेट पे आप लोअर साइड में सेल करेंगे क्या होगा, सरप्लस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। बट वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड द फ्री एरिया विद द बेस्ट पॉसिबल एमिनिटीज, वो तो हमें मिलनी है। सो घर जाने का पहला सपना देखिए, टाइमली कंप्लीशन का देखिए, बैंक आपके साथ में है। नहीं हम अभी ओसी आने के बाद 28,000 से बेचेंगे, कोई इमले मत बनाइए, तो मुंगेर मत बनिए, मिलता है तो अवश्य लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट पोस्ट कोविड जैसे मैंने कहा कि सेल पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होना है, बट वी आर वेरी सेफ इन सेल्फ डेवलपमेंट में है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट, हमें डेवलपर के रेट से बेचने की जरूरत नहीं और सोचने की भी जरूरत नहीं। सो सबसे मेरी ये सलाह होगी कि हमारा एम, हमारा घर मिले विद द बेस्ट एमिनिटीज, बेस्ट प्लान, विद द बेस्ट एक्सचेंज फ्री एरिया, विद द बेस्ट एमिनिटीज, रेदर देन ह्यूज प्रॉफिट, और वो सब फिलहाल बाजू में रखिए। जो बचा हुआ है एट द एंड वो आपका ही है। थैंक यू सर। सर हम भी हमेशा यही कोशिश करते हैं, उनको यही बताते हैं कि आपका पहला एम आपका खुद का घर होना चाहिए, एंड उसके साथ आपको जो एडिशनल एरिया मिले या जो सरप्लस फंड मिले, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। योर मेन एडवांटेज इज कि आपका घर का आज लाइफ बढ़ रहा है, उसको नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो वेरी गुड मैसेज आपने आपके इसके थ्रू बताया है। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बैंक जब लोन देती है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है? एंड ऑल्सो रिसेंटली आरबीआई पॉलिसीज रिवाइज हुई है, रेपो रेट्स भी चेंज हुए हैं, तो कंसिडरिंग दैट विल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का जो लोन देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो भी रिड्यूस होगा, उसका भी बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई रिव्यू लेके एवरी 2 मंथ्स उसका रिव्यू लेकर वो कम करा रही है। बट नॉर्मली कैसा होता है, रिटेल लोन से जुड़ा हुआ ये पार्ट बहुत रहता है, इसीलिए आज हाउसिंग रेट 8.25 तक पहुंचे हैं। सो हमारे हाउसिंग के रेट ऑलरेडी मिनिमम 8.5 तो है ही, जब इनके 9% है तब से हमारे 8.5 है। रही बात प्रोजेक्ट फंडिंग की, नॉर्मली प्रोजेक्ट फंडिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेके 18 to 20% रहते हैं। और अब ये हालात में
कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी ज्यादा होने की वजह से उन लोग वो मेकअप करते हैं प्रोजेक्ट लोन में हायर इंटरेस्ट से। बट मैं एक आपको सबको कहना चाहूंगा कि जो 12.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी लोग ध्यान में रखें कि ये सिंपल रेट से है, ये कहीं पर भी कंपाउंड नहीं है। नॉर्मली बैंक 12% करती है, 11.75 करती है, बट वहां पर क्वार्टरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ईयरली फ्लैट, ये जो एनबीएफसी ये चीजें बहुत करती है। सो 12.5% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की तारीख में सिंपल रेट होने की वजह से वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी कंपाउंड नहीं होता है। उसके बावजूद भी अगर बोर्ड को लगे तो बोर्ड कॉल है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है 12.5% ये दिखने में फिगर बड़ा है। जब एक्चुअल वर्किंग हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो, सो आप जितना यूटिलाइज करेंगे उसी के ऊपर ये चार्ज होना है, और जो चार्ज होना है वो सिंपल रेट से होना है, वो कहीं पर भी कैपिटलाइज नहीं होना है, यानी प्रिंसिपल में ऐड होता है अगर वो कंपोनेंट तो वो कंपाउंड कहलाता है। बट यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंस है। 12.5% अगर आपकी फिजिकली वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टिल इट इज अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। Okay. Sir, even though it is a good rate of interest, always people want more, something more. तो इसीलिए ये सवाल आता है नहीं, कि डेफिनेटली क्या पहले rate of interest 14% था, फिर 13.5 हो गया, अब 12.5 हुआ, और आज के सिनारियो में आज तक के भी हालात है ना, 12.5% अभी भी बहुत अच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटी रेखा है, वो अगर हम काट कर छोटी करें कैसे, तो उसके बाजू में बड़ी रेखा की है, बड़ी रेखा कौन सी है, हमारे प्रॉफिट की है, अगर वो हम देखते हैं तो ये कंपोनेंट छोटा लगने लगता है। राइट। सो एंटायर फिजिबिलिटी आप देखिए, हर एक मेंबर हो या ऑफिस बेरर हो, अपने प्लॉट पोटेंशियल देखिए और समझिए। फिजिबिलिटी समझना कोई डिफिकल्ट नहीं, पहले मैं भी बहुत डरता था ये टेक्निकल है, आर्किटेक्ट को दे देंगे। जब हमारा खुद का होगा तो हमें ध्यान देना ही है। मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी चीजों की है, ये जानना है, समझना है, क्योंकि हमारा खुद का प्रोजेक्ट, गांव में हम अपना घर बनाते हैं, छुट्टी लेकर तो जाते हैं गांव में घर बनाने के लिए, किसी के भरोसे नहीं करते, नहीं तो पता है जिन्होंने भरोसे पे दे दिया 2 साल तक घर बन रहा है। तो हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा इन्वॉल्वमेंट, ना तो सिर्फ कमिटी मेंबर्स बट ऑल मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अपना खुद का प्रोजेक्ट। तो सेल्फ को सेल्फ के नजरिए से ही देखे तो उसके हमें बहुत फ्रूटफुल इम्पैक्ट दिखाई देंगे। सर, और ये जो लोन है, ये प्रोसेस करने के लिए बैंक एक प्रोसेसिंग फीस लेती है, राइट? तो वो प्रोसेसिंग फीस कितनी है? एंड एक ऐसा सवाल आया है कि अदर देन प्रोसेसिंग फीस, आर देयर एनी अदर फीस फॉर एनी हिडन फीस फॉर ड्यू डिलिजेंस और एनी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज व्हिच द बैंक में चार्ज? तो इस पे थोड़ा आप क्लैरिटी दीजिए। यहाँ पर जितने मैं पॉलिसी में जो डिफाइन किए हैं उतनी ही है। सबसे पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज्यादा हिडन होता है, लेमैन को नहीं समझता है। हाउसिंग लोन भी लोग लेते हैं ना, ईएमआई भरने में लगे रहते हैं, वो फ्लोटिंग में कभी चेंज होता है, कभी कम नहीं होता है। लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो का इफेक्ट अगर बढ़ने में होता है ना, ईएमआई नहीं बढ़ता है, टेन्योर बढ़ता है, तो मेंबर्स को पता ही नहीं चलता है। बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हिडन कॉस्ट का मैक्सिमम कंपोनेंट इंटरेस्ट में ही होता है। यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली किया है कि 12.5% सिंपल रेट से एवरी मंथ एंड आपको ऑफिस बेरर्स के ईमेल आईडी होगी, उनको स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट उनको आती रहेगी हर मंथ। आप घर में बैठकर आपके स्कूल के बच्चे भी उसको सिंपल रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना अमाउंट इस महीने में यूटिलाइज किया, इसका इतना इंटरेस्ट हुआ। सो नंबर 1 इंटरेस्ट सिंपल रेट से है। दूसरी, जैसे आपने कही कि इसकी प्रोसेसिंग फी ओवर एंड अबव आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट मैं भी आपको बता रहा हूँ। 1% इज द प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी 1% इट इज ऑन लोन सैंक्शन अमाउंट। सो लोन सैंक्शन अमाउंट के ऊपर 1% प्रोसेसिंग फी है। जैसे मैंने कहा, मॉर्गेज रखना है सोसाइटी का प्लॉट एंड सेलेबल कंपाउंड जिसका मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा बिटवीन सोसाइटी एंड बैंक, उसके ऊपर हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। इंग्लिश मॉर्गेज कराना है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी है 0.5% यानी 0.5% ऑन सैंक्शन लोन अमाउंट। बट उसकी स्टैम्प एक्ट के अनुसार उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी 12 लाख या 10 लाख के ऊपर होती है तो आपको मैक्स टू मैक्स 10 लाख की पे करनी है। So 1% processing fee on sanction loan amount, 0.5% stamp duty on the mortgage deed, and 30,000 is the registration cost to register that mortgage deed. ये 3 कॉस्ट ओवर एंड अबव हमारी
फीजिबल है। और बाकी और नॉर्मल है, 100 रुपीज के इंडिविजुअल मेंबर की कंसेंट फ्रैंकिंग कराना है, लोन एग्रीमेंट 600 रुपये का है, एस्क्रो एग्रीमेंट 1100 का है, ये सब छोटे छोटे यानी 2,500 के आसपास है। सो इससे ज्यादा और कोई कॉस्ट नहीं है। 2.5% यहाँ पर पॉलिसी में कई बार ये लोग सवाल पूछते हैं मुझे। सो 2.5% एडिशनल शेयर्स आपको लेने हैं, एवरी ड्रॉवल के ऊपर आपको 2.5% एडिशनल शेयर्स आपको लेने हैं। सो ये शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलना है, नंबर 1। तो ये एक्सपेंसेस नहीं है, इट इज आउट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। 2.5% जो शेयर्स की अमाउंट है वो मैंडेटरी होता है। और जैसे ही आपका लोन रिपे होता है, एंटायर लोन एंटायर डेब्ट्स आप रिपे करते हो, तो ये अच्छा साइजेबल फंड एडिशनल शेयर्स के जरिए रेज होता है। वो सोसाइटी बाद में विड्रॉ कर सकती है, जिसके ऊपर एवरी ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके ऊपर एवरी ईयर, यानी आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% है तो 5.10 हमने डिविडेंड दिया है। सो आज एफडी के रेट उतने हैं, तो वो रेट से हमें डिविडेंड भी मिलेगा एडिशनल शेयर्स के ऊपर। सो ये एडिशनल शेयर्स की अमाउंट है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंसेस। सर नमस्ते। मैं एक्चुअली देयर आर सम वेरी क्वेश्चंस। आज हमारा पहली बार ये टॉक शो 70 मिनट से ऊपर गया है, मतलब 70 दिन के ऊपर हमारा लॉकडाउन भी गया है, और ये फर्स्ट हमारा शो है जो 70 मिनट, और लोग अभी भी आपका सुन रहे हैं, मतलब और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन, मतलब 70 दिन से मुझे भी एक क्वेश्चन और कंटिन्यूसली आ रहा है कि बहुत से डेवलपर्स हैं आज की डेट में, वो पूरा मतलब आज मतलब बिल्डिंग खाली कर चुके हैं, 0 FSI प्लिंथ की CC ले चुके हैं, एंड लोग अभी बाहर रह रहे हैं, एंड 6-7 महीने से तो वैसे भी काम नहीं कर रहे थे, एंड अभी पोस्ट कोविड के बाद अभी वो NOC भी देने रेडी हैं। तो वैसे प्रपोजल्स अपने पास आते हैं, तो हाउ फास्ट वी कैन डू दिस प्रपोजल, एंड उनका मतलब रेंट चालू हो जाए और उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़े, फिजिबल प्रोजेक्ट हो और उनका आगे बढ़े। तो आप इसको कैसे, मतलब हाउ द मुंबई बैंक, ये जो आपने जैसे पहले बताया कि मुंबई बैंक सिर्फ लोगों के लिए है, मतलब अपने लोगों के लिए, मुंबई कर लोगों के लिए है, तो उसके लिए आपका मतलब क्या व्यू है, आप इसमें थोड़ा एनलाइटन करेंगे? डेफिनेटली देखो, अभी ऐसा है कि ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो नॉर्मल सेल्फ डेवलपमेंट जा रही है, ऑलरेडी इनका ही प्रेशर बहुत है, नंबर 1। दूसरा, ऐसे भी प्रपोजल्स डेफिनेटली आते हैं हमारे पास कि वो म्यूचुअली एग्री करने को तैयार है, सेटल करने के लिए तैयार है, बट उसके बावजूद भी बैंक को एक अलग से लीगल प्रोसेस रन करना पड़ता है। सो आज की तारीख में हम करना तो डेफिनेटली चाहते हैं उनको, बट आज उतनी प्रायोरिटी हम इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत लोड यहाँ पर है फंड्स के। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी फंड्स यूटिलाइज हो चुके हैं, तो कोशिश आगे चलकर हम केस टू केस बेसिस के ऊपर देखेंगे, बट इतना ज्यादा हम उनको फोकस नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा, क्योंकि यही प्रेशर बहुत है ऑलरेडी। ओके। एंड जो अभी जो जैसे जनरली अभी इलेक्शन तो अभी हो नहीं रहे, तो वैसे अभी कोई इलेक्शन भी अगर आगे इन फ्यूचर होगा तो उसकी वजह से लोन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? जितने भी सोसाइटी में आगे बढ़ेंगे उतने? नहीं, बोर्ड का डिसीजन सिर्फ लोन सैंक्शन कराना है, बाकी टोटल पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ओके, उससे कोई इनका लेना देना कोई नहीं होता है। यस। अनफॉर्चुनेटली ये डिले इलेक्शन की वजह से शुरुआत हुई और कोविड-19 में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज तो मैंने कहा कि मार्च में हमारा 80 to 100 करोड़ का हमारा डिसबर्समेंट था, मार्च में हमें दिखना था बैलेंस शीट में। सो ये कोई इश्यू नहीं आएगा। यस नूपुर, एनी क्वेश्चन? यस सर। सर, जब आप 1 FSI IOD आने के बाद आप फाइनल सैंक्शन, फाइनल अप्रूवल देते हो, सो इज इट कंपलसरी दैट 100% TDR 100% FSI ही लोन करना है? बिकॉज फिर लोन पे बर्डन, मतलब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का बर्डन भी बढ़ जाता है, बिकॉज पूरा डिपेंडेंसी लोन पे आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्शियली परमिशंस लेके, पार्ट CC लेके क्या हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बेसिकली यहाँ पर वो अलाउ इसीलिए नहीं किया है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट एक बार बेयर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ये एश्योर कराती है और सोसाइटी अपने आप को भी एश्योर कराए कि कंप्लीट CC लेकर एंटायर TDR लोड करो। उसके बाद अगर कोई रेकनर रेट चेंज होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है या कोई नया GR आता है, उसका इम्पैक्ट ना हो और ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी स्टक ना हो। इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा ये चीजें बहुत अहम है। फिर आगे चलकर जैसे अभी नीडिया सर ने कहा कि ऐसे कई प्रोजेक्ट अटके पड़े, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं है कि उन्होंने पार्ट CC लिया है
या कंप्लीट सीसी लिया, अगर वो सब चीजें की होती तो कुछ दिक्कत नहीं होती थी, इवन हम भी उसको Right. टेक ओवर कर लेते थे। सो एग्जैक्टली बहुत कनेक्टेड क्वेश्चंस आया, तो एक्सप्लेन करने में और शायद लोग समझने में भी शायद उनको आसानी होगी कि एंटायर सीसी लेकर कंप्लीट टीडीआर लोड करें और निश्चिंत होकर आप बाहर निकले। बैंक पैसा देगी, आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट है ना, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट डीआर या कोई भी गवर्नमेंट या प्रीमियम कॉस्ट, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी प्रीमियम पे करके एंटायर टीडीआर लोड कर लिया है, बस बैंक से पैसा लेके मकान बनाना है, बेचकर घर में आना है और कुछ नहीं। तो ये सेफ्टी के तौर के ऊपर इंटरेस्ट रेट के बजाय ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर बट एमसीजीएम भी जो उनको प्रीमियम्स हमें पे करने हैं फॉर परचेसिंग ऑफ एफएसआई, फंजिबल एफएसआई, बाकी के जो प्रीमियम्स है उसके लिए एमसीजीएम भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देती है, तो कैन वी अवेल दैट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी फ्रॉम एमसीजीएम? नहीं, वो हमने रखा ही नहीं। इवन आप माड़ा के केस में भी देखेंगे 25% प्रीमियम पे करके आगे जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्क बहुत होती है और बैंक ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। उसके लिए वन टाइम अमाउंट पे कर दो और घर वेकेट करके आप कंफर्टेबली काम कंप्लीट करके घर में आ जाए, क्योंकि इनके क्या रूल्स बदलते रहते हैं। हम लोगों ने इस 7-8 साल में हमने देखा है, कई बार कुछ क्लैरिटीज नहीं होती है, कई बार ये कुछ नहीं होता है। तो अब डिफरेंस क्या होगा, 8% एंड 12.5%, सो 4.5% का ही डिफरेंस है। सो 4.5% की कॉस्ट सेव करने के लिए हम लोग इतना एंटर रिस्क क्यों ले? सो बेटर यू पे 4.5% और टाइमली कंप्लीट करके घर पे आ जाए, उससे भी ज्यादा कॉस्ट सेव करेंगे। राइट राइट। I सर think- तो ये जो यस सर बोलिए ना। No, यानी उदय जी कहना चाहते हैं bird in hand is worth two in the bush. Right. Absolutely. इससे वाली Perfect. चीज़- so that's a very and I appreciate the bank's policy. I think ये हिसाब से लोगों को जो नॉर्मली ये रहता है, डर रहता है कि आगे जाके किधर हम अटकेंगे क्या, तो ये अटकने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक सैंक्शनिंग पार्ट ऑफ इट विल बी ओवर नाउ, ओनली पार्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो हिसाब से, और जिसके लिए भी फंडिंग इज अगेन अवेलेबल फ्रॉम द बैंक, तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी डायरेक्शन विच उदय जी ने दी है लोगों को। And again, as rightly said, you should not look at the expense part of it in terms of that 4.5% extra being spent, but finally अपना destination को पहुंचना is more important than trying to save that cost, is what he's trying to make a point. Thank you. Safety first. Yeah, safety first. Yes, exactly. Nupur ji, please. यस सर, अभी अगर हम सेल की बात करें तो सेल फ्लैट्स का पूरा जो कंपोनेंट है उसका लियन मार्किंग बैंक के साथ होता है, बट देन डज द बैंक प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग द सेल रेट? जो सेल होगा तो उसका क्या रेट से होना चाहिए, क्या इसमें भी बैंक रोल प्ले करता है? सो वेरी गुड क्वेश्चन नुपुर जी। उसमें बैंक एवरेज ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस देती है। उसका मतलब क्या होता है कि आपने लिया हुआ लोन और उसके ऊपर कैलकुलेट किया हुआ इंटरेस्ट, करेक्ट? Right. मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूं ताकि लोग भी समझे। आज सेल्फ रिटेल प्रोजेक्ट इन्होंने शुरुआत किया, जैसे हम लोग पर स्क्वायर फीट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑल, तुम्हारा टीडीआर हो गया, फंजिबल प्रीमियम हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, रेंट शिफ्टिंग चार्जेस, तो पर स्क्वायर फीट एक्सपेंसेस हम देखते हैं और सेल रेट, इसके में जो गैप है वो सोसाइटी का कुशन है। हम यहाँ पर डेवलपर नहीं है तो प्रॉफिट शेयर कोई नहीं, सोसाइटी इज द ओनली पर्सन की वो प्रॉफिट पूरा शेयर करे। सो यहाँ पर कुशन सेल्फ में रहता है। एग्जैक्टली बैंक उसे ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस के ऊपर तक वो वर्कआउट करती है कि जिस ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस में बैंक का लोन विद इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑल लायबिलिटीज ये कहाँ पर मीट आउट होती है। सो हम उसे एवरेज सेल रेट देते हैं। अब मान लीजिए सोसाइटी को इनिशियल स्टेज पर कुछ बुकिंग्स करनी है, सेल करना है, से फॉर एग्जांपल एट प्लिंथ लेवल, तो वो रेट है अगर 22,000 का है, तो जैसे जैसे आगे काम चलेगा इंक्रीमेंटल रेट से वो बेचते चले जाएंगे टिल ओसी दे विल गेट 27,000। सो बैंक ये स्पेसिफिक रेंज देखती है और उसके ऊपर एक एवरेज सेल रेट देती है, 24,000 हो या 25, डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर, इट डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस। सो एवरेज ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गई 24,000 या 25,000। सो बैंक ये देखती है कि आपका सेल कौन सी स्टेज पर जनरेट हो रहा है और क्या रेट से हो रहा है।
एवरेज मैंने 24,000 दिया है, तो आप 23, 24 से बेच सकते हो, 22 से बेच सकते हो, और ग्रेजुअली एट इंक्रीमेंटल रेट। सो ये टोटल वर्किंग हमारे एप्लीकेशन फॉर्म ने दिया है, सेल का एक शेड्यूल दिया है। अब बैंक उसे थोड़ा स्ट्रिक्टली देखेगी पोस्ट कोविड। सो सोसाइटी को उसके ऊपर वर्क करना है। मैं हर वक्त सोसाइटी क्यों कहता हूँ, बैंक तो आगे की है, बैंक ने लोन दिया है, बैंक लेगी, लेकिन हमने लोन लिया है तो हमें रिपे करना है। सो क्या अरेंजमेंट करनी है, सोसाइटी को पहले डिसाइड करना है। तो से करेक्ट एक क्वेश्चन है कि समझो कि हमने फॉर एग्जांपल 30,000, जैसे आपने एग्जांपल लिया 30,000 पे हमने फिजिबिलिटी बनाया है सोसाइटी ने, एंड लेकिन बैंक को लग रहा है नहीं ये 25,000 यहाँ पे होना चाहिए, और 30,000 के हिसाब से शायद 40% एक्स्ट्रा एरिया हो, एंड 25,000 के हिसाब से 30%, तो आप उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करेंगे प्रपोजल को, या यू विल गिव योर गाइडेंस अकॉर्डिंगली कि नहीं, यू हैव टू, इफ यू डू एट दिस परसेंटेज देन वी कैन गिव द लोन? डेफिनेटली उसको गाइड करेंगे। ओके, तो ये मेंबर सोसाइटी है और हम ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं सेल्फ और हम ही रिजेक्ट करेंगे तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि इवन इसके लिए मैंने प्री सैंक्शन का जो प्रोसेस इसके लिए बहुत सेफ है, क्योंकि मैंने राइट शुरुआत में कहा कि एंटायरली आपकी फिजिबिलिटी बहुत थॉरली चेक की जाए, जिसके लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बहुत माइन्यूटली देखी जाती है और वहाँ पर सजेस्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते नॉर्मली। थैंक यू। यस नुपुर। सर एक और क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने लोन डिस्बर्स किया, सारे परमिशंस आ गए, काम बचता है वो है कॉन्ट्रैक्टर का। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए गाइडलाइंस सेक्शन 79 में भी देता है, जो अभी रिवाइज होके आए थे जुलाई में, तो दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट हाउ टू अपॉइंट अ कॉन्ट्रैक्टर। बट बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक क्या क्या चीजें ध्यान में रखती है या क्या प्रोसेस फॉलो करती है जब एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है सोसाइटी में? उसमें ऑलरेडी 79 में जो अभी रिवाइज सर्कुलर निकले उसमें उन्होंने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का जिक्र किया है, कॉन्ट्रैक्टर, सोसाइटी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। बट एज ऑफ टुडे ये फ्रीडम सोसाइटी का है उनका कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करे, बट ये प्रोसेस में बैंक के एमपीएनएल पीएमसी जिनको हमने प्रोजेक्ट सौंपा है वो इसमें शामिल होंगे और वो आपको कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करने में वो आपको हेल्प करेंगे। तो इनका पार्टिसिपेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक होगा। कई बार ऐसे भी प्रपोजल आते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है, ऑलरेडी अपॉइंट किया है, सोसाइटी अगर सेटिस्फाइड है और प्रोसेस करके जाए तो फिर कोई इश्यू नहीं आता है कि बैंक अलग से उसको फिर से प्रोसेस रिवाइज करके हमारा ही प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बैंक ने इसमें रखा नहीं है। सो जितना कंफर्ट सोसाइटी चाहती है बैंक एज फार एज पॉसिबल उसे कंसिडर डेफिनेटली करती है। That is a very important thing and very wonderful कि सोसाइटी को सेल्फ में they get that liberty, they get that flexibility कि वो आगे बढ़ सके। इवन बैंक की तरफ से एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज वेरी क्लियर कि बैंक इज मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड उनका जो मुद्दल है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनको वापस मिले और आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाए। तो यही बैंक भी चाहती है और यही हमको आज के डिस्कशन से आपकी बातों से समझ में आया है कि इट इज दैट वन पॉइंट गोल कि you know you successfully start a project, get it completed और आप अपने नए घर में वापस आ जाए। कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज का वहीं पे एक पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, यही एक गोल लेके आप आगे बढ़ रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो टुडे। आता है नूपुर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमने ड्यूरिंग दिस 8 मार्च 5 जनवरी से हमने ये सेल्फ डेवलपमेंट का जीआर आने के लिए 2019 उससे पहले अपना काम चालू हो गया। वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क्स, इवन आवर कोर कमिटी एंड यू हैव डन ट्रेमेंडस वर्क। दरेकर साहब ने भी इतना ही काम किया है। अभी वो सेल्फ का जीआर, पीपल आर अवेटिंग दैट कि वो जीआर आएगा तो इट विल बी अ लैंडमार्क। उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिजिबिलिटी, जो आज पोस्ट कोविड भी जो अपने को जो उसको टैकल करना है, इट विल बी अ वेरी मच गुड, एक इनको एक मिल जाएगा, मतलब एक पुशअप मिल जाएगा। तो व्हाट इज योर से कि आपको इसमें क्या है, एंड कुछ सोसाइटीज, जितने भी सोसाइटीज है ये इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, उसका कोई आपको अगर कोई अपील करना हो तो यू कैन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यू कैन डू दैट आल्सो। एग्जैक्टली, ये जीआर निकलने के लिए सबसे पहले तहे दिल से दरेकर साहब को धन्यवाद और हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर धन्यवाद करने ही पड़ेंगे। इसका कारण ये है कि उस वक्त के सीएम फडणवीस साहब के साथ उन्होंने बहुत फॉलोअप किया। ये पॉलिसी स्टेट
अप्रूव पॉलिसी कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत एफर्ट्स लेने पड़े जो दरेकर साहब ने लिए। आज सभी सोसाइटीज उनको इस चीज के लिए बहुत बधाइयाँ देती है। डेफिनेटली ये सब प्रोसेस इतना फ्लो में चल रहा था कि 8 जनवरी 2018 में बहुत बड़ा एक सेमिनार हमने लिया था चर्चगेट में। फडणवीस साहब सीएम थे तभी, उनको इनवाइट किया था। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, माड़ा के मैस्कर साहब थे, दिग्गज लोग थे। वहां से प्रोसेस शुरू होने के बाद 5 जनवरी 2019 आप भी थे उसमें, ये हमारा प्रेजेंटेशन हुआ सीएम साहब के जो सेक्रेटरी है भूषण गगरानी साहब। यहाँ से लेके एक्सपर्ट्स कमेटी अपॉइंट की गई। पहले उसको मार्च में गवर्नमेंट ने स्टेट अप्रूव पॉलिसी कर दी, फिर जुलाई में कमेटी उन्होंने नई अपॉइंट की जिसमें दरेकर साहब को एज एन एडवाइजर एक्सपर्ट उनको उसमें अपॉइंट किया गया। और इस जनवरी टू सितंबर, इस 9 महीने में बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद वो 13 सितंबर 2019 में जो जीआर निकला स्पेसिफिकली फॉर सोसाइटीज हु आर गोइंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। जीआर निकलने के बाद हमें भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, हम भी उस काम में आगे लगे। अब ये जीआर निकल गया, जैसा आपने राइटली कहा कि वो निकलने के बाद इवन हम भी थोड़े शॉक हो गए कि ये एंटायरली जितने प्रेजेंटेशन हमने दिए थे एंटायरली पॉइंट्स कवर हो गए। और इसका जेन्युइनली अगर हम कहे तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब मैंने उसके कंपैरेटिवली देखा कि विदाउट जीआर एंड विद जीआर इफेक्ट, सो ऑलमोस्ट 20 to 25% का इजाफा होता है अगर विद जीआर से हम लोग। इतना ह्यूज पोटेंशियल है, आपने सही कहा है। अब ऐसा है कि ये प्रोसेस इतना तेजी से चल रहा था, हम लोग फॉलो अप रहे थे। अब क्या है कि अब हर एक कंसर्न अथॉरिटी इसके नोटिफिकेशन निकालेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट जीआर। अब हम मुंबई में है तो बीएमसी उसको ऊपर वर्कआउट करेगी, जिनका ओवर एंड अबो एग्जिस्टिंग एफएसआई में एडिशनल एफएसआई के लिए हमने डिमांड किया है, एलयूसी टैक्स हमने उसमें डिफाइन किया है, ऐसे कई सारे हमने डिफाइन किए हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12.5% बैंक का है उसको इंसेंटिवाइज करा के 8.5% का ये किया है, सो 4% का इंसेंटिवाइज किया है। जीएसटी में उन्होंने कंसेशंस कराए हैं, स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने 1000 रुपीज की है वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें। बट ये प्रोसेस अब उस लेवल पर अभी भी चल रहे हैं और अभी भी हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। इवन तो गवर्नमेंट चेंज हो गई उसके बावजूद भी हम इसमें लगे हैं। थोड़ा सा स्पीड डेफिनेटली कम हुआ। लोग मुझे पूछते ये कब होगा कब होगा, मैं बोला वो जब होगा तब होगा, सरकारी काम है। वो बेनिफिट को देखते रहने के पहले मैं तो एडवाइस करता हूँ पहले सोसाइटी की हालत देखे और डिसीजन ले। बिल्डिंग को डिलैपिडेटेड कंडीशन, वो लोग भी मुझे पूछते हैं 354 का नोटिस मिला है सर, ये कभी होगा इनका? और अरे मैं बोला भाई पहले अपना बिल्डिंग की हालत तो देखिए, जो है वो लीजिए, घर पे आइए, क्यों अपना इतना रिस्क मोल लेते हो? तो बचेंगे तो आगे लड़ेंगे, तो पहले है ये तो कीजिए, अगली रीडेवलपर में और भी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे तब पूरे वसूल लेना। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये प्रोसेस चलती रही है, हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इवन कॉर्पोरेशन लेवल के ऊपर भी हमारी इसके लिए भी मीटिंग हुई थी, इसका भी एक लेटर दिया है दरेकर साहब ने एमसी को, जिसके ऊपर हमें पता चला है कि स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ गया है, इवन प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट को भी उनके ओपिनियन के लिए गए हैं। सो मेरा बहुत क्लोजली वहाँ पर वॉच है, वहाँ का एक बंदा मुझे कम्युनिकेट करते रहता है। रही बात अब ये इंटरेस्ट की, वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो नोडल एजेंसी, अब गवर्नमेंट इसे इंसेंटिवाइज करती है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे करे, किस तरीके से करे, इसके अलावा मीटिंग नहीं हो पा रही है। डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार को हमने नवंबर 2019 में उनसे भी एक मीटिंग कराई थी, और जीआर के जितने भी इंसेंटिवाइज जो किए है उसके लिए हमने थ्रू कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने सब एक जॉइंटली मीटिंग कॉल करके हमने उनको भी पुश किया है। सो हमारी भी कोशिश बहुत चल रही है। सो सोसाइटी को मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग भी आरटीआई के जरिए इसका फॉलोअप करें।
एक बैंक कितना करेगी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सोसाइटीज। बीइंग अ पेरेंट बैंक हम लोग तो कर ही, इंडिविजुअल सोसाइटी भी आके डाल के वो भी जानकारी ले, हर एक सोसाइटी उसको फॉलो अप करे। तो इट्स अ मूवमेंट, तो ये चलता रहेगा आगे। बट ये जब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा तब निकलेगा। हम तो कोशिश में, आप भी कोशिश करते रहिए, बट उसके लिए रुकिए मत। एट द एंड में कहूँगा उसके लिए रुकिए मत। आज जो मिल रहा है 40-50 साल के लिए अच्छा कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग हम कर सकते हैं, उसको ध्यान रखिए। ये कब आना भी हो, 91 का बीसी रूल 2018 दिसंबर में हुआ, कितना साल निकल गया उसमें। तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। राइट राइट। तो यू हैव सेड राइटली कि सब सोसाइटीज को एक आरटीआई लिखना है सबसे पहले कि आरटीआई करिए, एंड लेट अस नो सोसाइटी भी अपना एक काम करे और उसमें आरटीआई लिखे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एंड सबको ये करना है। एंड वी विल गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो, कोई भी चीज गाइडेंस के लिए हो। एंड थैंक यू दड़वी साहब, वेरी। बट सिर्फ आरटीआई करते नहीं रहिए, इसका फॉलोअप भी कर रहा है। प्रैक्टिकली अपना प्रोजेक्ट, पहला अपना घर देखिए, वो तो है सर। और उसके हालात देखकर डिसीजन लीजिए, और हो सके तो वो कीजिए। आज हमें नहीं तो किसी को तो बेनिफिट मिलेंगे। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है। राइट राइट राइट। थैंक यू दलवी साहब। आपसे तो बात करते अभी क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे, बट टाइम हम लोग बहुत ओवर आ चुके हैं। यूजुअली हम लोग 1 घंटा 1.25 घंटा का हमारा प्रोग्राम रहता है, आज 1.25 घंटे हो गए। एंड थैंक यू, वी कैन नॉट कैरी ऑन लॉन्ग ऑन ऐसा, एंड क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, वी कैन आंसर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो आप हमको पोस्ट करते रहिए, वी कैन आंसर दैट पर्सनली आल्सो, एंड वी कैन हैव दैट आंसर। थैंक यू दलवी साहब, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू क्षितिज जी, you have been coming us, now you are part of our talk show now regularly, so thank you very much. Yes Nupur, and thank you everyone viewers here, आपके वजह से ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। सो प्लीज आप जितना चाहिए उतना शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए। सो दिस विल we can get this answer more clarity होगा, and we can help you out in this way. Yes Nupur. Okay, thank you. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, sir. Thank you for Thank your you. Thank you. valuable time. So thank you for your valuable time, and प्रसन्ना जी ने बताया है कि वो एक नाबार्ड की मीटिंग के कारण he couldn't be with us for a very longer time. ट्यून इन होके उनको वापस जाना पड़ा। So उदय सर, आपका यहाँ पे होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, और आपने बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी दिया। थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स की तरफ से। आई थैंक यू अ लॉट। एंड नेक्स्ट थर्सडे अगेन वी आर कमिंग अप विद अनदर टॉपिक। हम उसको कल पब्लिश करेंगे कि हमारे अगले जो टॉक शो है उसका टॉपिक क्या होगा, एंड उस पे हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो कौन होंगे। सो बी ट्यून्ड इन, फॉलो अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, एंड अगले थर्सडे सेम टाइम सेम प्लेस एट 4 PM with the tea. I'll see you back. Thank you for being tuned in.